जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण गुरुदेव। सवाल पूछने शुरू करो बस। हाँ गुरुदेव, जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं वैसे ही धरती के भी एक तो 4 बता, तू नर है या नारी है? थोड़ा जोर से बोल। खाता क्षत्रिय किस नाम का है? जोर से बोल। ठीक है। जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं वैसे ही धरती के भी 4 गेट्स होते हैं, मतलब धरती के भी चक्र। अच्छा, सवाल क्या हुआ? ये तो तूने एक स्टेटमेंट दी है। हाँ, तो सवाल ये है कि जैसे मानिक भैया ने मुझे बताया था कि इसे एक्सपीरियंस करने के लिए, टारगेट्स को ओपन करने के लिए, ये जो पोर्टल्स होते हैं वो ब्लैक होल के पोर्टल्स होते हैं जो इंटर डायमेंशनल कनेक्ट होते हैं, इसे खोलने के लिए तुम्हें एस्ट्रल ट्रैवल की सिद्धि प्राप्त करनी होगी जो माता उर्वशी देंगी। तो ये जो एस्ट्रल ट्रैवल होता है इसे कैसे किया जाए और ये इसे कैसे किया जाए वो सवाल पूछना था। कलयुग में हर एक मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा साधक, भक्त और तपस्वी समझता है, लेकिन तपस्या तो तब तक सफल नहीं होगी जब तक तुम इस मानव के शरीर के अंदर के कुंडलिनी चक्रों को सक्रिय नहीं करोगे। उन्हें सक्रिय करने के लिए सबसे पहले तुम्हें योगी या योगिनी बनना होगा। पुरुष है तो वो योगी कहलाया, नारी है तो योगिनी कहलाई। योगी कैसे योगी बनता है? भगवा कपड़ा पहन लेने से और अपने नाम में योगी लगाने से वह योगी नहीं बनता, और ना आसन और योगा सिखाने से बनता है, क्योंकि एक शकील अहमद नाम का योगा सिखाते सिखाते बहुत सारी हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद कर गया था दिल्ली में। पढ़ लेना इंटरनेट पे, उसके बारे में बहुत कुछ है। तो योगा इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट योगा, इट्स योग। योग itself means unification, synergization, synchronization of the creation with the creator। हम उस ईश्वर की रचना है, उस रचयिता में मिलने की इस स्थिति को, इस अवस्था को, वहां तक पहुंचने के माध्यम को, उस जर्नी को योग कहा गया। इसके 8 अंग होते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसको अपने ब्रह्म सूत्र में योग सूत्र का नाम दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीजें जो हैं, इन हर एक चीज का महत्व है। सबसे पहले यम नियम, इट मींस डिसिप्लिन। आपको सालों तक तपस्या करनी होगी एक प्रॉपर स्टैटिस्टिक रूटीन में, कि आपको सूरज उठने से पहले आपको उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपकी दिनचर्या कैसे होगी ये भी योग ही डिसाइड करेगा। जब आप सालों साल तक यम नियम का पालन करोगे, यम नियम का मतलब कि किस तरीके से आपका व्यवहार हो, आपका आचरण हो, आपकी दिनचर्या, आपकी बोल शैली, आपकी जीवन शैली, आपकी कर्म शैली, ये यम नियम के अंश है। इसके पश्चात आसन और प्राणायाम। आसन वो शरीर को कठोर बनाने, लचीले बनाने वाले, रिलैक्स करने वाले पोजेज हैं, जिसे तुम लोगों ने योगा का नाम दिया, और इसे भी फिरंगियों ने चुरा लिया। प्राणायाम वो सिद्धि है जो हमारी प्राणवायु, जो ऊर्जा है, जो शरीर के अंदर ची है, जो प्राणमय कोश को कंट्रोल करती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको नियंत्रित करती है। तो आप पहले ये 7 स्टेप्स करेंगे अटेन। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब सेंसेस का त्याग करना। अब समय आ चुका है कि आपका शरीर इतना शुद्ध हो गया है कि नाउ योर जीव आत्मा, आपके शरीर के अंदर की जो सुपरनैचुरल ऑरा है, जो ईश्वर का परम तत्व है, जो आत्मा को कैरी करती है, उसे जीव आत्मा कहते हैं। तो वो स्पिरिचुअल बॉडी, इट हैज द एबिलिटी टू डू एस्ट्रल ट्रैवल, बट इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, एंड इट्स स्पेशली नॉट गोना हैपन इफ यू पे 99 rupees on or join some kind of a shitty class on Instagram or social media. Somebody is telling you that he will open up your कुंडलिनी चक्रास, is a not a lie, क्योंकि आपने अब तक समझा ही नहीं कि ये सब है क्या। तो यम नियम ये समझ आ गया, और ये 1-2 दिन में नहीं होता, इट विल टेक डेकेड्स। उसके बाद आपका आसन प्राणायाम, मतलब शरीर की पीक परफॉर्मेंस। आपको अपने शरीर को पीक परफॉर्मेंस पे ले जाना होगा, where you will be strongest, you will be the most flexible, the most agile person। और उसके पश्चात उस शरीर के त्याग करने की जो तपस्या है, सेंसेस, भूखे रहना, बिना बोले रहना, मौन रहना, नेत्र बंद करके रहना, अपनी श्वास को रोकने की सिद्धियों के लिए कार्य करना, ब्रेथ वर्क जब संपूर्ण हो जाएगा, और एकांत में रहना। उसके पश्चात आपके जब शरीर से आपका मोह, इसका त्याग हो जाएगा, देन यू विल बिकम रेडी फॉर द नेक्स्ट फेजेस। तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। धारणा और ध्यान, धारणा होती है आपकी विचारधारा, धारणा होती है आपकी कॉन्शियसनेस में आप हर चीज में सही और गलत किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आपकी विचारधारा। जैसे हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या सारे मुसलमान बुरे होते हैं, तो आपकी इसके लिए क्या धारणा है? इट शोज योर मेंटालिटी, ठीक है। धारणा, हाँ, सभी मुसलमान बुरे नहीं होते। वो मुसलमान बुरे नहीं होते जो कुर्बानी नहीं देते, जो अपनी बच्चियों के साथ मुताला नहीं करते, जो ये नहीं कहते कि जो काफिर है वो मरने के बाद जहन्नुम में जाएगा, जो ये नहीं कहते कि मुझे ऊपर जाके 72 ऊरों के साथ संभोग करना है। अगर आपको भी ऐसे मुसलमान मिले तो वो अच्छे मुसलमान है। और जो ब्राह्मण शराब पिए, जुआ खेले, मांस का भोग करे, छल कपट करे और समाज के अंदर केवल पाप और तमस बढ़ाए, तो ऐसे तो रावण का भी वध करके दिखाया था। तो फिर आपके आज के समाज के जो हिंदू पापी हैं उनका भी तो अंत अवश्य किया जाएगा। तो ये आपकी होती है धारणा। धारणा स्टैंड्स फॉर योर विचारधारा, योर मेंटालिटी, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस होल वर्ल्ड। धारणा के पश्चात आता है ध्यान। ध्यान है मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है कि जब आप अपनी नेत्रों की दृष्टि को नाक के ऊपर फोकस करके माथे के बीच के अंदर आंखें बंद करके पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। मंत्रों को सीखना है तो फिर आपको वेदों में जाना पड़ेगा। वो आपके योगा और एस्ट्रल प्रोजेक्शन वगैरह वाले उस खेल से ऊपर की विद्या है, वहां तक आप लोगों को जाना नहीं है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर तो इतनी नॉलेज अवेलेबल है। जो रियल नॉलेज है वो संस्कृत के अंदर है, वो मंत्रों के अंदर है, वो किसी ने पढ़ी नहीं है। उसके लिए गुरु की चाहिए आवश्यकता। गुरु अब समाज में बचे नहीं है। जो गुरु बन के घूम रहे हैं भगवा पहन के, वो पाखंडी नेताओं के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सब तो देख ही चुके हो। तो इसके पश्चात आती है समाधि। व्हेन यू फाइंड
द पीक परफॉर्मेंस ऑफ योर पाइनियल ग्लैंड, जब आप अपने ध्यान से, इतने अपने तपोबल से, अपने बल, अपनी साधना की शक्ति से डीएमटी डाइमेथाइलट्रिप्टामाइन को कंट्रोल करने लग जाते हो, आपकी बॉडी के अंदर ओपियोइड रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, निकोटिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, आपके शरीर में अपने आप वो सारे केमिकल्स जनरेट होने लग जाते हैं जो आपके शरीर को उस समय भी जीवित रखेंगे जब जीवात्मा आपके शरीर के अंदर से सिर्फ जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे बाहर निकल के भ्रमण करने की अनुमति देगी, और उस अवस्था को समाधि कहा गया है। व्हेन यू अटेन समाधि देन यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स। आप जनलोक जाओ और जनलोक के अंदर जो ऋषि मुनि अतीत में अनेकों अवतार लेकर आए, उनसे जो विद्या चाहिए आप वो विद्या ग्रहण कर सकते हो। यू वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, यू वांट टू सी द फ्यूचर, गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, ऊपर जाके जमदग्नि मिलेंगे, गौतम मिलेंगे, मारीच मिलेंगे, अत्रि मिलेंगे, उन्हीं की विद्या है, वो नक्षत्रों की विद्या प्रदान कर देंगे। यू विल बी एबल टू सी टाइम। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता कि आप अपना उसका दुरुपयोग करो। दुनिया का भविष्य बता रहे हैं लोग, मोदी जी का बता रहे हैं, अमित शाह का बता रहे हैं, अपना भविष्य देख लिया। हाँ, अगर अपना देख लिया तो फिर दक्षिणा किस नाम की मांग रहा है? तो फिर इसी तरीके से समाज में पट ज्यादा है और वास्तविक सत्य तो मुक्त है। जो भविष्य देख सकता है वो तेरे पैसे के कागज के टुकड़ों का अचार डालेगा। उसने भविष्य देख पाने के लिए जो तपस्या करी है, वो तपस्या करने की जर्नी में वो मुक्त हो चुका है अपनी सभी इच्छाओं से। ना उसे खाने की इच्छा है, ना उसे पहनने का शौक है, ना उसे स्त्रियों के प्रति आकर्षण है। तभी जाके तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट बना कि उसे समाधि की सिद्धि दी गई, और जब समाधि प्राप्त हो जाती है देन यू आर एबल टू मूव अहेड इनटू द स्पिरिचुअल जर्नी। और ये सारी चीजें जो तुम इंटरनेट पे पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, सीखोगे, ये हाफ कॉन्कॉक्टेड विजडम है, क्योंकि ये विजडम दी नहीं जा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उतना तपोबल होना चाहिए, और बिना गुरु के आप इस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। और वो गुरु जो आपसे इस विद्या को शेयर और इम्पार्ट करने के पैसे मांग रहा है, तो उसे शिक्षक कह सकते हो आप, वरना व्यापारी कहते हैं हम, क्योंकि इस विद्या का ना दुरुपयोग किया जा सकता है, ना इसे बेचा जा सकता है। तो मिल गया जवाब। जो लोग इस विद्या को मतलब बेच रहे हैं वो किस नाम से बेच रहे हैं? क्योंकि वो जो पैसे भी दे रहे हैं उसका मीनिंग को बेवकूफ बना सकते हैं तुम्हें कि अब राहु गोचर में घुस गया है, अब अरुंधति नक्षत्र खुल गया है, अब अपने बृहस्पति यहाँ आ गया, अब शनि का योग है, अब काल सर्प दोष है, आप मांगलिक को, आपकी कुंडली में मंगल की दशा है, आपको डराना है, धमकाना है और फिर कहना है। फिर जब आप डर जाओगे तो आप कहोगे कि गुरुजी इसका उपाय, तो फिर वो उपाय के नाम पे कहेगा 51 पंडों को भोजन कराना है, इतने पैसे लगेंगे, सोने चांदी के जो नाग हैं वो गंगा जी के अंदर एक पूजा हवन यज्ञ करके बहाने होंगे, उसके पश्चात उनकी खुद की दक्षिणा होगी। तो इस तरीके से दुकान चलेगी, फिर नगीने बेचे जाएंगे। इन्हीं सारे प्लैनेट्स के जो स्पेसिफिक रूबीज और आपके नगीने हैं, सैफायर, नीलम, मोंगा, पन्ना, पुखराज, ये करोड़ों के बेचे जाते हैं ये पत्थर। और सारे के सारे वैश्य समुदाय के जितने भी गुप्ता गोयल, गर्ग साहब, ये सारे जो बिंदल जिंदल मित्तल हैं, ये सब पहनते हैं, देख लो। तो दैट्स हाउ द बिजनेस रन्स। उसके बाद गुरुजी बन जाते हैं, और फिर गुरुजी बनते बनते जाते ही एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर एक नेता रखता है। इट्स नॉट जस्ट द इंडियन पॉलिटिशियंस हु आर क्लोज टू एस्ट्रोलॉजर्स एंड दीज फेक बाबास, इट्स सेम थिंग इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जो बाहर के जो वो न्यूमरोलॉजी के नाम पे करेंगे, वो भी तो इसी छलकपट को घुमाएंगे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेंग शुई, चाइनीज ज़ोडिएक, हर जगह, हर देश के अंदर पाखंडी भी होते हैं और धर्मात्मा भी होते हैं। ये तुम्हारे सौभाग्य और तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि के ऊपर है कि तुम गुरु को पहचान पाते हो या फिर तुम लुटे जाते हो। अगर लुटना है तो जाओ। और पहली बात, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान ही कलयुग की सबसे बहुमूल्य वस्तु है, और इस ज्ञान को पाने के लिए जो तपस्या करी जाती है वो तो तुम्हें इस भौतिक संसार की इच्छाओं से मुक्त कर चुकी। नाउ यू आर बियॉन्ड दीज डिजायर्स। तुम खाने पीने की इच्छा, सेक्स करने की इच्छा, अलग अलग लड़कियों की तरफ आकर्षण, विदेश घूमना, फोटोज डालना, सोशल मीडिया बुलशिट दैट यू किड्स डू। If you want to reach to the Brahm Yoga level, you have to renounce everything. And when you renounce everything, only then you become eligible enough to understand what is the cosmos speaking. ये संसार बात करता है frequencies में, ध्वनियों में, vibrations में, sound में। आपका शरीर भी वाइब्रेट कर रहा है एट दिस करंट मोमेंट। योर एवरी सेल इज वाइब्रेटिंग, इट्स जनरेटिंग एन ईएमएफ, यू आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, योर बॉडी हैज अ चार्ज, यू आर अ वॉकिंग बैटरी। आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया है इन एवरी सेल, एंड दैट्स हाउ यू आर इलेक्ट्रिक फोटोक्रोमैटिक बीइंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, वरना अंधकार बहुत है कलयुग में, पाखंड उससे ज्यादा। और बाकी कली का प्रकोप बढ़ चुका है, अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर सवाल का जवाब मिल गया तो अगला सवाल। और गुरु जी, ये जो हमारी डेली लाइफ है जो बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, इसमें यम धारणा था, नियम तो हो गया, मतलब डिसिप्लिन कैसे जो शरीर मतलब जो भी कुछ है उसको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। फ्रेश होना है, नॉनवेज नहीं खाना है, वो नियम है। सात्विक भोजन करना है, प्रॉपर टाइम से नहाना है, डेली नहाना है, पूजा करनी है, ये जो डिसिप्लिन लाइफ होती है। आपका व्यवहार कैसा हो, सबसे आप कैसी बातें कर रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपका जो है, जब तक ये नहीं होगा तब तक यू आर नॉट इवन ऑन टू द फर्स्ट फुटस्टेप्स ऑफ बिकमिंग अ ट्रू योगी। आपको सबसे पहले ये करने होंगे, उसके बाद आप अपने शरीर को कठोर बनाओगे, योगा करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, प्राणायाम करोगे, कपालभाति, भ्रामरी, व्यायाम, एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत कलारीपट्टू, जिससे शरीर कठोर बनेगा। उसके आगे तुम बाकी के स्टेप तक जा पाओगे। सबसे पहले ये तो शुरू करो। अब तुम सब लोग सोच रहे हो कि कोई मंत्र मिल जाएगा और उसके पश्चात तो तुम सब कुछ कर ही लोगे, क्योंकि इंटरनेट पे यही सब बेचा जा रहा है। मंत्रों से सुसज्जित रुद्राक्ष बेचे जा रहे हैं लाखों रुपए के। जो बेच रहा है वो अपने आप को लिंग भैरवी और शिव का भक्त बताता है, लेकिन उसे नंदी कटते दिखाई नहीं देते हैं। बस कमाल की बात यह है कि उसे स्वयं तो संस्कृत आती नहीं, तो जो वो रुद्राक्ष बेचे जा रहे हैं 2.5 लाख रुपए के फाउंडेशन की साइट पे, वो सारे रुद्राक्षों के अंदर कौन मंत्र फूक रहा है, कौन प्रेत पिशाच फूक रहा है? इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। यू पीपल हैव मेड धर्मा इनटू बिजनेस। और शिव महापुराण में केवल एक ऐसी गलती है जिसे शिव
भी माफ नहीं करते। असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, प्रलय मचाई, हाहाकार मचा दिया, शिव उन्हें माफ कर देते थे। लेकिन एक ऐसी चीज जिसे शिव भी माफ नहीं करते, वो अकेली आडंबर, धर्म का आडंबर, धर्म से स्वार्थ सिद्धिकरण। धर्म का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके जो कोई भी मनुष्य, फिर चाहे वो कोई मौलाना हो या फिर वो कोई तेरा पादरी हो या फिर वो कोई पंडित हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे मनुष्य अगर ईश्वर का नाम लेके स्वार्थ सिद्धिकरण कर रहे हैं और भक्ति का व्यापार बना रहे हैं, जो कि बन चुका है। हर मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन होते हैं, हर मंदिर के अंदर जो तुम ये नारियल वगैरह चढ़ाते हो तो वहीं पहुंचा दिए जाते हैं, जब फिर तुम ही खरीदते हो, बेचते हो। हर मंदिर के आसपास कभी चेकिंग करवाओ, जो मंदिरों के आसपास खुश होकर जो तुम ये पेड़े वेड़े ला रहे हो यूपी के अंदर से भी, हर जगह से भी, भूल गए तुम्हारे लड्डुओं के अंदर से गाय की चर्बी एनिमल निकल रही थी। तो ये प्रचलित है पूरे देश में, केवल एक जगह नहीं। तो उन लोगों को शर्म नहीं आ रही जो मंदिर परिसर के अंदर मिठाई की दुकान में जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं? तुम बेशर्म हो, तुमने अपने मंदिर परिसरों में मुसलमानों को दुकानें दे दी। अच्छा, मुसलमान के लिए शिर्क है, ये सारी चीजें सब हराम है, लेकिन मंदिर के बाहर फूल बेचना, रंग बेचना, मसाले बेचना, जड़ी बूटियां बेचना, ड्राई फ्रूट्स बेचना, ये सब हलाल है। मिठाइयां वगैरह बेचना, ये सारे जो काम होते हैं ये हराम नहीं होते जो मंदिर परिसर में किए जा रहे हैं। कमाल की बात है, हलाल और हराम की डेफिनेशन बड़ी अनोखी है इस समाज में। तो जो इस्लाम के नाम पे भी अपनी दुकान चला रहे हैं, जो सारा गलत। देखो एक चीज समझो, अल्लाह है, अल्लाह के 38 नाम है। अल्लाह को तुम ऑलमाइटी कह लो, चंद्रमा कह लो, चंद्रशेखर कह लो, इवेंचुअली तो तुम उसी निराकार शिव को पूछते थे 5000 साल पहले। ज़ोरैस्ट्रियन कल्चर और उससे लेकिन जितनी भी वो आएगी वो सारी सच्ची यही कहेगी, हाँ तुमने किसी ने नहीं देखा, वो सदाशिव का रूप है। जो रुद्र शंकर है उसे तुम देखते हो, वो रुद्र शंकर है जिसके गले के अंदर सांप है, वासुकी है, जिसके सिर में गंगा धारण है। वास्तविक शिव तो निराकार है, जो ऑलमाइटी शिव है। शिव पुराण के अनुसार, भागवत पुराण में उसे महाविष्णु कह देते हैं। दिव्य पुराण और ये जो हमारा आदि पराशक्ति पुराण और ये जो पद्म पुराण है, इनके अंदर हम उसे देवी भगवती कह देते हैं, वो वही आदि पराशक्ति है। लेकिन इवेंचुअली वेदों के अंदर उसका वर्णन है, तो वेदों के अंदर तो वो निराकार है, वो तो ना शिव है, ना विष्णु है, ना वो भगवती है, वो तो उससे भी परे कोई ऐसी चीज है। मैं अपने बौद्धिक स्तर पे इतना समझ पाया कि मैं शिव में ईश्वर को देख रहा हूं, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है ना। ईश्वर ने जब तुम सबको जन्म दिया है, इच्छा दी है, तो उसने तुम्हें चॉइस दे दी ना कि तुम जंगलों को पूजो, वन देवी को पूजो, भूदेवी को पूजो, हनुमान को पूजो। अरे हम सुअरों को भी पूजते हैं क्योंकि वो वराह है, जंगली सुअर है। जंगली सुअर सबसे पहला मैमल था, हमारे लिए वो पूजनी है। हमारे लिए गाय पूजनी है क्योंकि गाय हमारे लिए एक सोने की देवी है, कामधेनु है, वो इच्छाएं पूरी करती है। तुम उसका मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं समझ पाए क्योंकि तुम अनपढ़ थे, तुम मूर्ख थे और तुम अपनी मानसिकता से ग्रसित थे, क्योंकि तुम्हारी वही बात कि मेरा लिंग और मेरा अल्लाह सबसे बड़ा। बस ठीक है, तो वो तुम्हारी सोच है। तो जो जितने भी लोग अल्लाह का नाम लेके कत्ल कर रहे हैं, वो सारे सपने ले रहे हैं जन्नत के, वो तो पता चल ही जाएगा। हाँ ठीक है। और जो क्रिश्चियंस हैं जैसे मदर टेरेसा जैसे लोग, जिसने लाखों लोगों को जबरदस्ती बैप्टाइज कर करके, वो आपको मरते हुए, आप डेथ बेड पे हो, पानी नहीं पिलाती थी, तब तक आप कन्वर्ट नहीं होते। शी वाज अ स्कैम क्योर। और उसी का बेटा एंथनी फाउची है, और एंथनी फाउची है। पहले तो हमें कोई ये समझाए कि यार मदर टेरेसा है तो ये तो वो नहीं चाहिए थी वर्जिन नन, तो ये एंथनी फाउची इसका बेटा कैसे है? एंथनी फाउची सीडीसी का जो चेयरपर्सन है, जिसने कोविड वैक्सीन पूरी दुनिया में फैलाई है। ऑल दीस पीपल दे हैव बीन नेम्ड इन द एप्स्टीन फाइल्स, और एप्स्टीन फाइल्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे नाम है जो डिस्क्लोज नहीं हुए हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। मदर टेरेसा का काम था भारत से पैसा चोरी करना, डोनेशन का, और विदेश लेके जाना। हिस्ट्री अगर तुम उठा के देखोगे तो याद करो, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय पे मदर टेरेसा वाज कैरिंग 100 करोड़ इन कैश, शी वाज स्मगलिंग मनी। पकड़ी गई थी, उसके बाद छुड़ा दिया गया था, तो ये स्कैम चल रहा था। तो अब मदर टेरेसा को तुम सेंट समझ रहे हो, और मदर टेरेसा सोच रही है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करूंगी। या सेंट जेवियर्स जो गोवा वाले हैं, जिन्होंने गोवा इंक्विजिशन किया, और जो गोवा इंक्विजिशन में उन्होंने कत्लेआम किया, अगर उसके बारे में कोई कुछ बोल देता है तो फिर उसे जेल कर दी जाती है। गौतम खट्टर को कर दी गई थी सच बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां के क्रिश्चियंस की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो पादरी और जो प्रीस्ट होते हैं वो सारी डीप स्टेट कंट्रोल करती है, और इन लोगों का काम होता है अराजकता फैलाना। अब एक चीज बताओ, इंडियन आयुर्वेद को बोला गया है IMA द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा, कि आयुर्वेद काम नहीं करती, इट्स अ सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट, इट्स नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस। ठीक है। आयुर्वेद अगर अंधविश्वास है तो पास्चर बलजिंदर जो वो पानी मार के भूत निकाल रहा है और मरे हुए जिंदा करके दिखा रहा है, उसके ऊपर IMA ने आज तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसके ऊपर आज तक क्यों नहीं करी? पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जो ये जितने भी क्रिश्चियन प्रीस्ट कन्वर्जन्स कर रहे हैं, बुखार है किसी को, उसको पैरासीटामोल दे दी, और फिर पहले कहा जब वो बच्चा बीमार आता है तो उसको पैरासीटामोल का पानी पिला दिया, थोड़ा बुखार में फर्क आए तो बोलो कि मेरा ये तो ये सारी जो चीजें हो रही थी, यही सारी चीजें तो FCRA जो है, फॉरेन कमीशन रेगुलेटरी एक्ट जिसे कहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट की बाहर से जो पैसा आ रहा है आपके देश को बर्बाद करने के लिए, इतनी सालों से अरबों खरबों रुपए आए हैं। वो चर्चों में गए तो आतंकवादी और जिहादी पैदा हुए। ठीक है, जो मस्जिदों में गए वहां से आतंकवादी निकले, चर्चों के अंदर गए तो क्रिश्चियन पादरी निकले, उन्होंने कन्वर्जन करा, वो राइस बैग दे देके। आपका टीवी के एक जो ये जोसेफ विजय, ये घुटनों के बल चल के अपने चर्च के अंदर मिन्नत नहीं मांग रहा था इलेक्शन से पहले, ये मंदिर के अंदर तो नहीं गया, लेकिन ये चर्च के अंदर अवश्य जाएगा, अपने आप को सेक्युलर दिखाएगा, लेकिन वास्तविकता में ही इज ऑल्सो कंट्रोल्ड एंड फंडेड बाय द चर्च। इसीलिए चर्च कुछ भी गलत काम करेगा ये उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज ये आदमी पॉलिटिक्स में इलेक्ट करा गया, ही इज नॉट बीइंग इलेक्टेड, ही हैज बीन इलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ चर्च। चर्च जो हेल्प पहले DMK को देती थी, क्योंकि DMK के लोग भी चर्च में जाकर यही सब करते थे, तो ओरिजिनली वोट कहां डलेंगी ये डिसाइड करते हैं धर्म।
चर्च के अंदर जो प्रीस्ट होंगे वो डिसाइड करेंगे, प्रीस्ट बिशप होंगे जो भी, वो डिसाइड करेंगे कि किसको वोट डालनी है। ऐसे ही मुस्लिम मौलाना डिसाइड करेंगे मुस्लिम कहाँ डालेंगे। ये मौलाना शेदवाद ये जो भी टीवी पे आके बकबक करते हैं जिन्हें तुम देखते हो, और हिंदुओं में भी इसका इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए सरकार को बागेश्वर धाम हुआ, बाकी संत हुए, ये सब पालने पड़ते हैं। अभी एक वीडियो देखी होगी आपने मोहन यादव के साथ जो बैठे हुए हैं, वो एक भगवा कपड़ों में जो संत है, जो रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आप तो कह रहे थे भूमाफिया, आप कौन सी पेमेंट मिल गई जो आप अब इनके गुणगान गा रहे हो। तो यही चीज होती है। तो सिस्टम, सरकार ऐसे बाबाओं और पादरियों को क्या करेगी, कैसे इंसेंटिवाइज, अरे 100 एकड़ जमीन, अरे ले लो, आप ले लो जी, ठीक है, हाँ बिजली फ्री करो जी, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पहुंचा दिया, अच्छा और पैसे चाहिए, मैं स्टेट के फंड में से दे रहा हूँ, अच्छा मेरे पास नहीं है तो मैं जो मंदिर है तमिलनाडु के उसमें से चोरी करके दे रहा हूँ, अच्छा अभी दिक्कत हो गया, मंदिर के सोने को पिघला के उसकी सोने की ईंटें बना के गिरवी रख के उससे जो मेरा हर महीने पैसा आता है वो मैं आपको दूंगा, आप खुश रहो। तो हर तरीके से हर स्टेट में जो धर्म गुरु होते हैं, रिलीजियस लीडर, सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर, दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। डिड यू गेट योर आंसर? कोई और सवाल है? हाँ, और जैसे अभी जो हम सात्विक मार्ग पे चलते हैं तो वो मनुष्य का नेचुरल पाथ है, उसमें वो इसको चलना ही है। जैसे यम नियम जिसमें मांस वगैरह सब कुछ त्यागना है, इंडिया के हिसाब से मांस वगैरह त्याग वगैरह सकते हैं, लेकिन जो कोल्ड मतलब जहाँ पे कोल्डेड रीजन वाली कंट्रीज है वहाँ पे न्यूट्रिशन मिलता नहीं है प्लांट से वगैरह, तो वो लोग क्यों, मतलब उनको मांस खाना अलाउड है, ऐसा हम कह सकते हैं? मांस खाने के भी नियम होते हैं। मांस खाने के नियम होते हैं कि आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। अब आप ये मत बोलिए कि एक मनुष्य है जो एक जंगल में फंस गया है। पहली बात तो जंगल में फल मिलते हैं, जड़ें मिलती हैं, जड़ें एडिबल होती है, फल एडिबल होता है, पत्ती एडिबल होती है, बार्क एडिबल होती है बहुत सारे पेड़ों की, पानी तुम्हें जंगल में मिल ही जाएगा। तो डोंट गिव मी बुलशिट दैट यू विल डाई हंग्री। हाँ, और आपको अगर ज्यादा खुजली है तो किसी जानवर को पकड़ के खा लो, वो चीज है, वो तब भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि जानवर को पकड़ के खाओगे और वो ठीक से नहीं पका और फिर इन्फेक्शन हो जाएगा तो तुम उससे पहले मरोगे। इस चीज को अच्छे से समझ लो। बेयर ग्रिल्स को देखकर मैन वर्सेस वाइल्ड में कंफ्यूज मत हो, उसके साथ 8 लोगों की टीम होती थी, वो अकेला नहीं होता था, समझ गए? He had a crew of 60 people। तो ये चीज बिल्कुल बकवास है। उसके बाद जो कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन में तुम्हें फिश मिलेंगी। कोल्ड रीजन है जहाँ पे वहाँ पे पानी होगा, पानी के अंदर से जो मछलियां हैं वो इस स्वरूप में करना है कि वो मछलियां तड़पे भी ना और इतना भी ना हो कि हम ओवर कल्टीवेट कर दे और पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर दे। तो यू आर अलाउड टू कंज्यूम नॉनवेज इन दैट कैटेगरी एंड दैट सिनेरियो। वो सिनेरियो अलग है। मेन चीज होती है उस खाने को बनाते समय की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, एक उस जानवर के अंदर कौन सी एनर्जी है, ये मैटर करती है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। इट्स नॉट अबाउट द फूड एंड द न्यूट्रिशन इट्स अबाउट द इमोशन एंड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स इट कैरीज। उसके अंदर की जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो दोनों अलग होती है। एक गाय के सामने इसके बछड़े को निर्दयता से काट दिया और गाय रोने लगी और फिर गाय को भी काट दिया तड़पा के। इनके मरते हुए के आखिरी के जो इमोशंस है, जो दर्द है, जो करुणा है, जो रिलीज ऑफ एड्रेनलिन है, जो रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, खून के अंदर और आपकी जो मीट है उसके अंदर हमेशा रहेंगे। आपने उस पूरे के पूरे उसको, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार और जो ओरिजिनली करुणा भाव है वो ये कहता है कि अगर हाथी पागल हो जाए तो उसका वध करना आवश्यक हो जाता है। कृष्ण की वाणी है। अगर एक हाथी पूरे इकोसिस्टम को ही खत्म करने पे आ जाए, जैसे एक लाइनस थी जिसने 300-400 मनुष्य मार दिए थे, वो नेपाल और इधर करा करती थी, रानी वानी नाम रखा गया था, तो उस शेरनी को मारना जरूरी था, वो शास्त्रों के अनुसार है। लेकिन अब मैं जाऊं और मैं बन जाऊं हीरो सलमान खान और मैं चढ़ जाऊं गाड़ी पे और फिर मेरी गोलियों से कुछ मर जाए जानवर, क्यों? क्योंकि मुझे करिश्मा कपूर को इंप्रेस करना है। बस मैं बड़ा आदमी हूँ यार, मेरे अंडरवर्ल्ड से लिंक है, मेरे पापा के भी अंडरवर्ल्ड से लिंक है, और मेरे बीजेपी से भी लिंक है। अगर तुम याद करो तो 2014 के इलेक्शन में सलमान खान कैंपेन फॉर बीजेपी, सलमान खान कैंपेन फॉर नरेंद्र मोदी, याद करो, देखो इंटरनेट के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पे सर्च करो, नरेंद्र मोदी रैलिंग विद सलमान खान जिसमें बोल रहा है कि मेरा विश्वास इनके साथ है, तो उसके पश्चात वो जेल से बाहर है। इसीलिए ब्लैक बक को मार दो। ब्लैक बक से ज्यादा करुणापूर्ण वो था जब उसने वो गाड़ियों के नीचे मासूम को चल के मारे, और वहां से भी वो बरी हो जाता है क्योंकि इस देश के अंदर वो कानून चलता है जो बिकाऊ है। क्योंकि तुम कभी आजाद हुए ही नहीं, तुम आजाद हुए ही नहीं। अच्छा, तुम आजाद हो गए हो। अच्छा चल ठीक है, इस चीज पे बात करते हैं, जवाब दियो। आजादी से पहले 7,32,000 गुरुकुल थे। 1880 का मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी डाटा उठा के देख लो। 7,32,000 स्कूल थे जिनके अंदर 80 से 85% पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे वो तुम्हारे शूद्रों, जिन्हें तुम आज के शूद्र बोलते हो, वो दलित समुदाय से थे। पढ़ने वाले बच्चे उसके अंदर भी मैक्सिमम मेजोरिटी जो 70-80% थी वो शूद्रों के बच्चों की थी। उसके साथ वहीं पे ब्राह्मणों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों के भी आचार्य हैं, शूद्रों के भी आचार्य हैं। ये डाटा हम नहीं दे रहे हैं, ये ब्रिटिश सरकार का है। ऑनलाइन सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। अगर गलत है तो हमारा सर और आपकी चप्पल हो जाएगी। तो अब ये बताओ, आजादी से पहले 7,32,000 गुरुकुल थे। आजाद होने के 80 साल बाद तुमने कितने गुरुकुल खोले हैं? एक भी नहीं खोला, बंद कर दिए गए। वो तो सरकारी स्कूल है, गुरुकुल सही नहीं, छोड़ दे। वो जो हम जो गुरुकुल चलाते हैं वो ये है कि जैसे एक पेड़ के नीचे 50 बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है, जैसे तू ले रहा है, ठीक है, ये वाले गुरुकुल चलते हैं हमारे। उसके बाद 1880-1890 के टाइम में ही अंग्रेजों ने जहाँ टुकड़ियां थी उन लोगों ने सबसे पहला कसाई खाना खुलवाया। गाय काटनी थी क्योंकि वो बीफ ईटर से मीट ईटर थे, तो सबसे पहला कसाई खाना 1880 के समय में, उसी समय में अंग्रेजों ने खोला। उसके पश्चात आज कितने कसाई खाने हैं? बहुत सारे, उसमें से सबसे बड़ा वाला हैदराबाद में। अरे वो तो छोड़ दे, तू आंकड़ा दे देता है। तुझे 40 से 60 हजार इलीगल आंकड़ा है और जो गवर्नमेंट लाइसेंस है वो समथिंग अराउंड 8 से 9 हजार के बीच में है। ये तुम इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, ठीक है। डोंट फॉल फॉर द नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, चेक कर लो, ठीक है। तो गौ हत्या तो रोकनी थी, ये तो पाप था। अगर हम आजाद हो जाते तो क्या हम क्या बढ़ा देते?
हमने तो बहुत इतनी बढ़ा दी कि अब हम दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में चढ़ा, और हर साल वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड। और अभी ध्यान दिया जा रहा था, अमित शाह जी कह रहे थे कि देखिए जब गाय कट जाती है तो उसके हड्डियों को, उसकी आंखों को, उसके सींग को, उसके दांतों को, उसके इंटेस्टाइन, सारी चीजों को यूज करना सीखिए, चमड़ी वगैरह सब कुछ नोच लो। और मोदी जी खुश होकर बता रहे थे हमारा बीफ एक्सपोर्ट अब इतने 1000 करोड़ हो गया है, हम भी दूसरे नंबर पे पहुंच गए भाइयों बहनों। दूसरे नंबर पे पहुंच गए। आजाद हो गए तुम, ठीक है। इसके पचास आ जाते हैं जुआ, ठीक है, ठीक है। जुआ, IPL, बैट, रम्मी, पम्मी, लूडो, फूडो, जुपी, 4 साइट है, वो साइट बंद होगी, 4 और खुल जाएंगी। मंत्री के पैसे लगे हुए हैं और मंत्रियों के लोग ही मिले हुए होते हैं। एक कौन सी ऐप थी, महाकाल ऐप थी, महादेव ऐप का स्कैम था 500 करोड़ समथिंग का, वो देख लो। उसके पश्चात के झुंझुनवाला की जो बीवी है उन्होंने अपना शेयर निकाल लिया था क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कुछ लॉ चेंज करा था, वो देख लो। लेकिन उसके पश्चात भी ये सब चल रहा है। IPL सबसे बड़ा जो गढ़ है वो जुए का है, क्रिकेट इसलिए यूज कर रहा है, तो जुआ हो रहा है, जुआ कुछ हो रहा है, बस सिंपल सी बात है। 2 तरीके के जुए हैं, एक ऑनलाइन बैटिंग हो रही है और एक तेरी वो जो ऑफलाइन होती है, जो बुकी होते हैं, और वो भी पुलिस प्रशासन की देख रेख में होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी एक जगह जैसे बॉम्बे के अंदर पे दाऊद भैया ना 100-200 करोड़ का जुआ खिला रहे हैं और वहां के DGP और कमिश्नर साहब को नहीं पता कि यहाँ पे जुआ खिलाया जा रहा है। डोंट गिव मी दिस बुलशिट, यू गेट योर कट, दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स, दैट्स हाउ द सिस्टम यूज्ड टू वर्क। क्योंकि उस समय पे भी IPS थे, जब अंग्रेज हम पे राज करते थे, उस समय पे भी IAS थे, और वही IAS और IPS आज भी हैं। वही जो पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों ने बनाया? जो अंग्रेजों ने चुने, जिन लोगों ने अंग्रेजों के फेवर का काम किया। BR अम्बेडकर अंग्रेजों के दलाल थे, BR अम्बेडकर अंग्रेजों के फालतू कुत्ते थे, BR अम्बेडकर अंग्रेजों के एक भड़वे थे। कितनी आवाज दबाओगे? कितने अनिल मिश्रा पे FIR करके दिखाओगे? सत्य छिपाए नहीं छिपेगा। सभी मनुष्य ये सत्य जानेंगे कि BR अम्बेडकर ने हमेशा आजादी की मूवमेंट को उसका विद्रोह करा, क्विट इंडिया मूवमेंट का खिलाफ करा। साइमन कमीशन, जब लाला लाजपत राय की लाठियां मार मार कर हत्या हो रही थी तो साइमन कमीशन के साइड पे अम्बेडकर साहब खड़े थे। अम्बेडकर साहब 1942 से 1946 तक लेबर मिनिस्टर थे। किसकी सरकार में? अंग्रेजों की सरकार में। उसके पश्चात जब ये अपनी खुद की पार्टी इन्होंने बनाई और पूरे देश में इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इनकी जमानत जब्त हो गई थी। उसके पश्चात मुसलमानों ने इन्हें अच्छे से मारा, पीटा, कूटा। अगर इतना ही भेदभाव था तो अम्बेडकर साहब की दूसरी बीवी जो थी वो ब्राह्मण की थी। इतना ही भेदभाव था तो हमारे अम्बेडकर साहब ने अपनी 3 बहनों का विवाह ब्राह्मणों से क्यों करा? अगर इतना ही ज्यादा भेदभाव था तो अपनी 2 पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों से और क्षत्रियों से कैसे कर दिया अम्बेडकर साहब ने? अम्बेडकर साहब को पढ़ने का किसी ने अधिकार नहीं दिया। तो अम्बेडकर साहब के पिताश्री सूबेदार मेजर थे अंग्रेजों की सरकार में, तो वहां भी 10वीं चाहिए थी मिनिमम। तो इसका मतलब अम्बेडकर साहब के पिताजी भी पढ़े लिखे थे। उसके पश्चात बचपन की अम्बेडकर साहब की आपको फोटोज मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर, जिसमें अम्बेडकर साहब सूट बूट पहन के जूतों के साथ बैठे हुए हैं। उस समय के अंदर तो फोटो खिंचवाना केवल राजा महाराजाओं की औकात का काम था। तो ये झूठी कहानियां किसने रच दी? किसने कह दिया कि 32 डिग्रियां थी? 8 डिग्रियां थी, वो 3rd क्लास 40 से 50% नंबर पे, 40 से 50% नंबर पे मानक डिग्रियां लेके इतना अहंकार दिखाया गया। एक और मनुष्य जिसके पास वास्तविक रूप में 30 डिग्रियां थी, उनका तो किसी को नाम पता ही नहीं है। अम्बेडकर साहब की कौन सी 32 डिग्रियां हैं? जो लोग कहते हैं 32 डिग्रियां, उनसे उनकी डिग्रियों के नाम तो पूछ लो। और एक डिग्री करने में 2 से 3 साल अगर लग जाएंगे और 32 साल की डिग्रियां कर रहे हैं तो भैया 60 साल तक पढ़ाई करी थी। अगर 60 साल तक पढ़ाई करी थी तो फिर नेता कब बन गए? और नेता बनने के बाद भारत पे राज भी कर लिया अंग्रेजों की सरकार में और पढ़ाई भी कर ली। ये क्या बकवास हुई? और जब अंग्रेज देश छोड़ के गए तो मियाए गिड़गिड़ाए कि प्लीज मत जाओ, ये हिंदू हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, इससे अच्छा तो आप इन्हें गुलाम बना के रखो, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ उत्पीड़न किया है। हाँ, किया था, कुछ मूर्खों ने किया था, अज्ञानियों ने किया था। क्योंकि पुरातन काल के अंदर ये लोग नॉनवेज खाते थे, ये चमड़ी का काम करते थे, गाय की चमड़ी उतारते थे, मीट खाते थे गाय का, और गंदे संदे रहते थे। इसीलिए उस तरीके की हीन भावना, दैट वाज अ क्लास डिस्क्रिमिनेशन, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट। इस देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश गवई शूद्र है। इस देश का सूर्यकांत, ही आल्सो कम्स फ्रॉम द सेम कैटेगरी। इस देश का PM OBC है। इस देश का CM OBC है। हर दूसरा CM तुम्हारा OBC है और फिर भी तुम्हारा शोषण हो रहा है। ये क्या बकवास हो रही है? What kind of a bullshit is going on? This is the bullshit which is the key and the backbone of Indian politics. इंडिया की राजनीति रिजर्वेशन पे टिकी हुई है। तेरे उधर ये उद्धव ब्रदर्स किस चीज का राजनीति करते हैं बे? किस चीज का? हाँ, ठीक है। अब तेरे को मालूम है उद्धव ठाकरे के पूर्वज बिहार से थे। बिहार का है वो? पूर्वज मतलब दादा परदादा, वो शिफ्ट। ठीक है। तो कमाल की बात ये है कि आज पॉलिटिक्स करने के लिए जहां से ये पूर्वज आए हैं, पाटलिपुत्र रीजन, पटना, जो ज्ञान का केंद्र था, जो हमारे भगवान चाणक्य की जन्मभूमि है, वहां से आए लोगों को पीटना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को मराठा लोगों को किसी ना किसी तरह अपनी तरफ करना है ताकि मेरे को वोट मिले। तो मराठा लोगों को मराठा मानुस और मारने का लोगों को, और कूटने का और पीटने का, ठीक है। और किसी को भी नहीं बताने का कि मैं भी बिहारी है। अरे हिंदी करवा दिया। हाँ, इनकी ब्लड लाइन बिहार से। इस चीज को तुम चेक कर लो इंटरनेट पे। तहसीन पूनावाला ने प्रूफ दिए हैं इस चीज के। शहजाद पूनावाला का जो भाई है, समोसा कॉकस करके एक शो आता है उसका, जिसमें आनंद रंगनाथन, सुशांत सरीन, अभिजीत अय्यर मित्रा, शहजाद पूनावाला और एंकर होती है वो, ठीक है, स्मृता प्रकाश, ठीक है।
वो उसमें इसने प्रूफ दिया था, क्या गलत है? हाँ। लेकिन राजनीति उसी के दम पे होगा ना। इस देश में क्या पूरी दुनिया में सबसे जो रिचेस्ट है वो जूस है, उसके बाद जो आते हैं वो हमारे गुज्जू बढ़िया है। एलिट। हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया है, इसके बाद बढ़िया स्टोर्स है पूरी। अरे अदानी बढ़िया ही है, अंबानी बढ़िया ही है, मोदी शाह भी बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद पटेल ब्रदर्स, गुप्ता ब्रदर्स साउथ अफ्रीका पे जो राज कर रहे थे, बाकी अभी देख ले, देश की जीडीपी देख ले, सारा बिजनेस देख ले, जितने भी गुज्जू बढ़िया उनके घरों में करोड़ों अरबों रुपए घर में रखे हुए हैं ना। फिर भी वहां पे कितने प्रफुल्ल पटेल नाम के आदमी ने उधर भी रिजर्वेशन का ड्रामा करा था ना, क्योंकि उधर के लोगों की वोट लेनी थी, बाद में उसने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये सारा गेम पॉलिटिक्स का होता है। हमारे देश में नेता जात का नेता होता है, देश का नहीं होता, समाज का नहीं होता। हमारे देश में जात के नेता है, ओवैसी मुसलमानों का नेता है, ठाकरे और ये शरद पवार गुट ये अपने आप को मराठाओं का नेता समझते हैं। अब एक चीज सुनो, पूरी जिंदगी आरएसएस को गाली दी, अब सुप्रिया सुले ने जो उसकी बेटी है उसकी जिस घर में शादी हुई है वो पूरा घर तो सबसे खास है आरएसएस का। तो ये सब झूठ तुम लोगों की आंखों में मिर्ची मारने के लिए होता है, ठीक है। इथेनॉल पे सारी पार्टियां चुप इसलिए क्योंकि कांग्रेस की भी है इथेनॉल बनाने की कंपनियां, शुगर केन की, और एनसीपी की भी पुणे के एरिया में, तेरे उधर ही जाके देख लेने का। और अतीत के अंदर राजीव दीक्षित जी के लेक्चर उठा के देखो, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि शरद पवार 3 व्हीलर चलाते थे, 3 व्हीलर ऑटो, और ऑटो चला के ये कई लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे कमा लिया वो तो अब आप लोगों का काम है सवाल पूछने का, लेकिन आप लोगों में इतना दम नहीं है क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल हो गए हैं। सेम स्टोरी गोज फॉर एकनाथ शिंदे साहब। इनके बारे में कल कामरा ने जोक करा था, वो 3 व्हीलर वाला ऑटो वाला वो यही था क्योंकि ये भी ऑटो चलाते थे, ठीक है। उसके पश्चात बस यही चीज है, दैट्स हाउ पॉलिटिक्स रन हर जगह। कश्मीर के अंदर जो उमर अब्दुल्ला थे वो अपने आप को हुर्रियत कश्मीरियों के नेता समझते हैं, वो बाकी पंडितों के नेता है, किसी और के नेता थोड़ी, वो तो इस्लामी जिहादी हैं, ठीक है, हो गया। हरियाणा के अंदर जो ये हुडास होते हैं, ये जाट वाले, इनका डोमिनेंस था। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे इन्होंने राज किया और गहलोत सरकार कांग्रेस आती रहती थी, ठीक है। तो हर एक स्टेट के अंदर क्या होगा, जब बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तो वो पावरफुल कैसे होगी, कांग्रेस के जो करप्ट नेता है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो करप्ट हैं और जो नहीं छोड़ रहे हैं वो करप्ट नहीं है, जो नहीं छोड़ रहे वो भी करप्ट है। लेकिन कभी भी अपोजिशन को खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि अगर अपोजिशन ही खत्म हो जाएगी, अगर कोई अपोजिशन ही नहीं होगी तो जनता मुझसे पूछेगी कि आपने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे स्विस बैंक में और अब पता चला है स्विस बैंक के अंदर काला धन 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन देश में 1 भी रुपया वापस नहीं आया। आपने कहा था पेट्रोल डीजल 15 रुपए होगा, पेट्रोल डीजल 100 के पार गया है, महंगाई बढ़ी है, डॉलर की एक अवज में आपका रुपया बहुत धड़ल्ले से 100 पहुंचेगा, वो होगा, दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। अभी हमने रोका हुआ है क्योंकि हम अपना सोना बेच रहे हैं ताकि ज्यादा बगावत ना हो समाज के अंदर। द ड्रामा इज ऑन। सो व्हाट हैव वी डन? वी हैव डन नथिंग बट दिस थिंग इज कि बीजेपी इज द की फॉर द चेंज। बस सारे नेता करते हैं, जो नेता बीजेपी में है वो देखो, वो सारे नेता कांग्रेस से आए हुए हैं, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, लोग गिनवा देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से हैं, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे हमारे बाकी जो आरजेडी वाले हैं वो बीजेपी में आ रखे हैं या गठबंधन है, अलायंस है। उसके बाद जो टीवी पे बहुत आके चिल्लाते हैं गौरव भाटिया, वो समाजवादी पार्टी से ही है। वो जब समाजवादी पार्टी में थे तो मोदी जी को गंदी गालियां देते थे, आज वो अपने अखिलेश को गालियां दे रहा है, वो भी आ गया। उसके बाद कांग्रेस के थे वो गौरव वल्लभ वगैरह, ये राधिका खेरा वगैरह, ये सभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, ये सभी बीजेपी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। उसके पश्चात आप बाकी लोगों को देख लो, स्वाति मालीवाल, राघव चड्डा गैंग, वो जो 8 MP वगैरह वो सब आ गए, वो भी बीजेपी में आ गए हैं, ठीक है। उसके पश्चात जो सिखों के साथ है वो अलायंस कर लिया है बीजेपी ने, कालियों के साथ, और जो एक्स कांग्रेसी हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो अगला जो पंजाब इलेक्शन है वो भी बीजेपी टेक ओवर कर लेगी। राजस्थान के अंदर भी सेम स्टोरी, नीचे जाओगे नीचे भी वही होता है, जो कांग्रेस छोड़ के आते हैं वो सारे बीजेपी में आएंगे। और तुम अपने महाराष्ट्र को उठा के देख लो, महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई वजूद था ही नहीं, बीजेपी में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उधर मराठा मानुस है तो मराठा मानुस में टुकड़े करे गए, शिवसेना के 2 टुकड़े करे गए, ठीक है, एनसीपी के 2 टुकड़े करे गए। एनसीपी में जो अजीत पवार है उन्होंने घोटाला करा था, वो 70,000 करोड़ का, वो खुद हमारे अमित शाह जी ने कहा है अगर हम पे कोई डेफेमेशन या मानहानि या FIR करे तो हमारे साथ अमित शाह जी पे भी करना, वो भी जेल जाएंगे, साथ जाएंगे हम दोनों हंसते हुए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था संसद में खड़े होकर कि 80,000 करोड़ का घोटाला। और ये फडणवीस साहब का ये एक बयान था, अजीत दादा चक्की पी सिंह, वो घोटाले के ऊपर था। अजीत दादा को फिर अपने यहाँ पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने का, वो अपने साथ में उधर के पुणे के MLA उनको लाएंगे। तो वो लोग जब एनसीपी में थे, उधर करप्ट थे, तो क्या वो बीजेपी में आके अपने उन्होंने तौबा 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 आज से करप्शन नहीं करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो करप्शन छोड़ देंगे। तो जो करप्ट नेता है दूसरी पार्टियों के वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी इज द मोस्ट पावरफुल पार्टी। और अगला जब आएगा आपका सेशन, उसमें डिलिमिटेशन क्लियर करा लेगी बीजेपी। एक बार डिलिमिटेशन हो जाएगी तो जो सीटें हैं वो नॉर्थ इंडिया में बढ़ जाएंगी। बाद में नॉर्थ इंडिया में हम लड़ाई कराएंगे सवर्णों के और अपने रिजर्वेशन वालों के बीच में, और हम न्यूट्रल बन के दिखाएंगे कि भाई हम न्यूट्रल खेल रहे हैं, और फिर हमें वोटें मिलती रहेंगी। और वैसे भी अगले साल उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ही जीतेगा, दैट्स अ गिवन फैक्ट एंड इट्स अ प्रेडिक्शन। आज तक जितनी भी बातें हमने बोली है वो सारी बातें सत्य हुई या नहीं हुई? बस सत्य हुई है वैसे। वो जो साल तुम्हें अभी 1.5 साल हो जाएगा, ठीक है। 1.5 साल पहले जब पहली बार तूने हमसे वो लेक्चर सुना था डिस्कॉर्ड पे, काफी थे लोग, तो 1.5 लाख लोग थे उस वाले में, और उसमें जब तूने वो लेक्चर सुना था तो उस लेक्चर में हमने जो सारी बातें बोली थी वही सारी बातें तो अभी इस लेक्चर में भी हमने बोली हैं। एग्जैक्टली यही बातें बोली थी उस समय। क्या हुआ था? कितने लोगों को समझ आई थी ये बातें? मेरी तरफ से तो 2-3 लोग जुड़े थे, चंद्रकांत हो गया, साई हो गया, साई अभी तक है, चंद्रकांत का पता नहीं, मतलब मेरी तरफ से 2-3 लोग जुड़े थे जो वहाँ पे मतलब डिस्कॉर्ड पे मेरे पहचान के थे, दोस्त थे। हाँ, तो तुम 2-3 तो इतने सालों से, मतलब अब 1.5 साल हो गया तो 1.5 साल से हमारी शरण में हो, तो तुमने ये सब जान लिया। लेकिन अब याद कर, उस लेक्चर में जो तुमने हमसे सब कुछ सुना था उससे भी पुरानी तो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर थे और उसमें भी वही बातें बोल गई थी।
तो जो बातें 2019 में बोली गई थी कि ये वायरस मेड है, लैब मेड है, इसको पहले बताया जाएगा, फिर वैक्सीन जबरदस्ती लगाई जाएगी, कोशिश ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करी जा सके। पूरी दुनिया में लोग मरे, जो कि मरे हैं, चाइना में भी बहुत सारे लोग मरे हैं। और अगर डायरेक्टली वैक्सीन से नहीं मरे तो वैक्सीन के जो अल्टरनेटिव इन लोगों ने जो लॉकडाउन वगैरह और वो हरकतें करके है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन मरी है। उसके बाद वॉर एक्टिवेट हो गए थे, रशिया यूक्रेन होना था। उस चीज का विद प्रेडिक्शंस एंड विद प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा तुम्हें क्लाउड पे, क्योंकि हमारे सारे चैनल्स डिलीट कर दिए गए थे। क्योंकि जब हम बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे हमला हो रहा था तो उस चीज को हमने डिस्क्लोज करा था। खुद अमेरिका करा रहा है रजीम चेंज के लिए, और उसके पश्चात जब रजीम चेंज हो जाएगा तो लंदन से तारिक रहमान नाम का एक हरामजादा आएगा, वो इधर का पीएम बनेगा, और फिर ये पपेट की तरह काम करेंगे, और वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड जो मांग रहे हैं ये वो भी इन्हें दे दिया जाएगा, और वही चीज हुई। उसके पश्चात तुम्हारा रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद जो इजराइल हमास, दैट वाज आल्सो डन एंड कंट्रोल्ड इन कोलैबोरेशन विद द इजरायली गवर्नमेंट। इजरायलियों को पता था कि हमला होगा, और वो चाहते थे कि हमारे 1000-1500 लोग मर जाएं, उसके बाद फिर हम वॉर करने का हमें मौका मिल जाएगा। जिसके बाद उन्होंने वॉर छेड़ दिया, और उन्होंने जितने मरे थे उससे 100 गुना तो मार दिया, और अभी वो रुकेंगे नहीं, अभी वो और मारेंगे। और इसी में वो इस वॉर को और ज्यादा एस्केलेट करने के लिए क्या करेंगे, अमेरिका को जब वॉर को ज्यादा एस्केलेट करना है तो अमेरिका ईरान के फ्रोजन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं दुनिया भर के बैंकों में जो डीप स्टेट कंट्रोल करती है उन्हें रिलीज कर देता है। तो ईरान के पास जैसे 80 बिलियन आए थे तो इन्होंने अक्टूबर 7 करा था, ठीक है, इजराइल वाला। उसके पश्चात अब दोबारा से यही हुआ है, दोबारा से वही खेल चल रहा है, और इजराइल और अब ये जो प्रॉक्सी वॉर है पूरी मिडिल ईस्ट जल चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि $2 पर बैरल जो होता है तेल तुम्हारा, उसे ये $150 पर बैरल तक बेच सकते हैं, और पूरी दुनिया में तेल का व्यापार केवल डॉलर में होता है। इसी तरीके से पूरी दुनिया पे राज कर रहा है डीप स्टेट अभी। लेकिन ये टूट जाएगा अगले साल ये टूट जाएगा जैसे ही चाइना ताइवान को ले लेगा। ताइवान के अंदर एनवीडिया के अगर ये प्लांट को पूरा कर लेते हैं ओहायो में तो ठीक है, नहीं होगा तो भी से चाइना टेक ओवर कर देगा ताइवान को, वो अरुणाचल के अंदर भी छेड़छाड़ करेगा, और फ्यूचर में हमारी उनके साथ भी नोकझोंक है। वी हैव टू न्यूट्रलाइज देम आल्सो। तब तक उनके लिए भी अलग तरीके की प्लानिंग है, नियति की, ईश्वर की, हमारे स्वामी की। वो प्लानिंग ये है कि उनकी जो एजिंग पॉपुलेशन है वही उनके विनाश का कारण बनेगा, ठीक है। वी कैन फंक्शन ऑन दैट। राइट नाउ चाइना इज किंग, चाइना के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, चाइना इज किंग राइट नाउ। हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। अब हम बोले कि एक्साइजन चला गया, चाइना इतना अंदर घुसा, अरे हम नहीं लड़ सकते, तुम बेवकूफ हो। वो वॉर छेड़ देंगे, पाकिस्तान इधर से मार लेगा हमारी, पाकिस्तान इधर घुस जाएगा और अंदर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को फंड यही लोग करते हैं। पहले ही 20% जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो संगसा चेन वाला जो ऊपर का 20% 15% रीजन है, जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का, वो चाइना को बेच चुका है पाकिस्तान। समझा? जो तुम जो बात करते हो ना, हम पीओके लेंगे, कैसे लेगा? जो पीओके पाकिस्तान के पास है उसका 20% तो बेच चुका है चाइना को। चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होनी है, लेकिन उससे पहले अभी क्या होगा, हम एक दूसरे की जरूरत भी है। हम चाइना के लिए सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, हमारा सब कुछ चाइना से आता है, हमारी गाड़ी, हमारे फोन, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा खाना पीना, गैजेट पैजेट, सारी चीजें, केमिकल, दवाइयों के रॉ मटेरियल, पैरासिटामॉल बनाते हैं हमें, रॉ मटेरियल उधर से ही सारा आता है। तो हार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स, जितने भी फूड प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट, चाइना इज किंग, चाइना इज मदर। चाइना ही बैटरी का देता है, चाइना ही सोलर पैनल देता है, उस पर हम स्टिकर अदानी साहब का लगाते हैं, वो बनती चाइना में, ठीक है। अपने इधर टेक्नोलॉजी नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब डीप स्टेट अपना दूसरा डीप स्टेट तैयार कर रहा है, प्रॉक्सी, जो इंडिया है, जो हम है, और हम हाँ, और हम देंगे एज अ पेपर वेट अगेंस्ट चाइना। लेकिन हम रोग एजेंट खेलेंगे हम दोनों पक्षों के साथ। हम रशिया के साथ भी फ्रेंडली रहेंगे, इजराइल के साथ भी, और चाइना के साथ हमारी मजबूरी है तो हम बेशक से एक दूसरे को गाली दें मीडिया में, लेकिन ट्रेड हमारा होता ही है। चाइना से हम तक कितने बिलियन का ट्रेड है, वो आंकड़ा उठा के देखो, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हमारा सब कुछ वहीं से आता है। और अमेरिका जो है, अमेरिका प्रॉक्सी रूप में इंडिया में कैसे डाल रहा है अपना बिजनेस? अंबानी अदानी के थ्रू। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वॉलमार्ट, डिज्नी, ये सब आ गए हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे। अच्छा, डिज्नी हॉटस्टार आ गया, ठीक है, जियो हाँ हो गया। जियो हॉटस्टार, जियो ही है द ओनर जो उसको कंट्रोल करेगा। ऑयल कौन रिफाइन करता है पूरी दुनिया का? वेनेजुएला का जो हैवी ऑयल है पूरी दुनिया में एक ही रिफाइनरी है जो उसको रिफाइन कर रही है, बाकी छोटी मोटी है, सबसे बड़ी जामनगर की है, अंबानी साहब रिफाइन करते हैं। पेट्रोलियम बेस्ड ऐसा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, अभी बैंक ऑफ अमेरिका ने $2 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं जियो के अंदर। ये जो जियो का जो ऑनलाइन वाला ट्रांजैक्शन का सर्विस होगा, जो यूपीआई वगैरह इसी तरीके का, जियो बैंकिंग का उसमें हुआ है, ये बैंकिंग में उतरेंगे। इंश्योरेंस के अंदर रिलायंस है, हर चीज के अंदर रिलायंस है। तो डीप स्टेट प्रॉक्सी क्या कर रहा है, इनके थ्रू अपना बिजनेस डाल रहा है। अब यही वो अंबानी साहब है जिनकी नेटवर्थ 2014 में कितनी थी? 21 बिलियन, 21 बिलियन। आज कितनी है? 114, 116 बिलियन। इतनी उन्नति, हाँ शाबाश, कमाल हो गया। और ये अदानी साहब, इन्होंने तो और ज्यादा मौज उड़ाई है भाई। इन्होंने मदद भी करी थी 2014 में, मोदी साहब जब कैंपेनिंग कर रहे थे अलग अलग स्टेट में, तो अदानी साहब का ही जेट था वो, ठीक है, उसी में ही हो रही थी, तो उनको फेवर लौटाना था तो वो करना जरूरी होता है। और फिर अदानी साहब की 2014 में नेटवर्थ थी 7 बिलियन, जो आज अंबानी साहब के टक्कर में है। जैसे किसी महीने अंबानी साहब की 118 बिलियन हो जाती है, किसी महीने अदानी साहब की हो जाती है 119, इस तरीके से चल रहा है। तो देश की उन्नति हुई है या अंबानी अदानी साहब की हुई है? 2014 में देश के ऊपर IMF और वर्ल्ड बैंक का 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो अब बढ़कर 274 लाख करोड़ से ऊपर है। एक मिनट, हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया, ठीक है, 5 गुना, मतलब 50 लाख करोड़ से अगर करें तो मतलब 5 टाइम्स हो गया, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स। तो और इनकी कितने गुना संपत्ति बढ़ी है? किसी की 15 गुना बढ़ गई है, किसी की 6 गुना 7 गुना बढ़ गई है। ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा देश गरीब हो रहा है और अंबानी अदानी अमीर कैसे होते जा रहे हैं? ठीक है, ये आप सभी भारतीयों को सोचना है, जो भी इस ऑडियो लेक्चर को सुनेगा, जो भी सुनेगा, ठीक है। उसके पश्चात आ जाते हैं भाई तुम्हारे एयरपोर्ट,
ठीक है, हाँ तुम्हारा खाना, तुम्हारा तेल, हाँ, तुम्हारा अनाज, तुम्हारे सेब, तुम्हारी सब्जियां, ये सब हमने दिया अदानी साहब को। और डिफेंस हाँ, हथियार भी अदानी साहब बनाएंगे, ठीक है, और सेमीकंडक्टर की चिप वगैरह ये बांट लेंगे, कुछ रिलायंस, टाटा, कुछ ये। तो हर एक देश के अंदर कुछ चुनिंदा परिवार होते हैं जो देशभक्त नहीं होते लेकिन ओलिगार्क्स होते हैं, और ये सभी ओलिगार्क सभी देशों में होते हैं। और ये सभी ओलिगार्क जो धंधा करते हैं, ये खुद कोई क्रिएशन नहीं करते। अब अंबानी और अदानी साहब ने खुद कोई क्रिएशन नहीं करी है, कुछ इजाद नहीं करा है। अब जैसे अदानी साहब बहुत बड़ा सोलर का काम कर रहे हैं, अदानी ग्रीन्स, लेकिन वो सारी सोलर तो चाइना से आ रही है, तो अदानी साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको ही बढ़ा रहे, इनोवेट कर रहे हैं, कुछ सारे के सारे फोनों के अंदर की चिप, मदरबोर्ड और ये सारी चीजें, ये सब तो चाइना से आ रही है। हम अभी असेंबली यूनिट में है, अभी धीरे धीरे हम बनाना शुरू भी करेंगे, बनाएंगे, ऐसा नहीं है, हो रहा है, लेकिन वो तभी होगा ना जब डीप स्टेट इनको अंबानी अदानी को पैसा देता रहेगा, ठीक है, और वो तभी हो पाएगा जब बीजेपी पावर में रहेगी, समझ गया? That's how it's gonna function। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी अगर पावर में नहीं और कांग्रेस आ जाती है तो हम आजाद हो जाएंगे, क्योंकि जब कांग्रेस पहले पावर में थी तब भी तो कांग्रेस डीप स्टेट के लिए ही काम करती थी। अच्छा, मतलब सिर्फ आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। 26 अक्टूबर हुआ था, ताज अटैक हुआ था, अटैक के बाद रिटेलिएशन हमने क्यों नहीं करी? क्यों? क्योंकि अमेरिका के ऑर्डर से, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके पश्चात काउंटरफिटिंग हो रही है, यहाँ पे कन्वर्जन धड़ल्ले से हो रहा है। आसाराम बापू को जेल में डाला जा रहा था क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ बोल रहे थे, बाकी संतों को मठों में से उठाया जा रहा था, आदि शंकराचार्य जो श्रृंगेरी के थे उन्हें उठा लिया गया था दिवाली वाले दिन। उसके पश्चात संत पीटने वाला जो ये सारा काम था, इस देश के अंदर वक्फ कानून लाना, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट जो नेहरू जी लाए थे, उसके पश्चात हमारा ये जो मेडिसिन वाला जो है कि मेडिसिन रेमेडी वाला एक एक्ट है, वो 1980 में शायद इन्होंने करा था, जब इन्होंने गांजा पांजा बैन करने वाली हरकतें करी थी। हाँ, गांजा बुरा है, लेकिन सिगरेट बहुत अच्छी है, जो सबसे ज्यादा लोगों को मारती है, जिसके अंदर पेरिजीन नाम का केमिकल होता है, जो इतना है कि जो कोकेन से भी ज्यादा एडिक्शन करता है, और हर साल सिगरेट की कंपनियां इन केमिकल्स की मात्रा उसमें बढ़ाती जाती है। तो सरकार सिगरेट बिकवाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेवेन्यू मिलता है। अगर 20 रुपए की सिगरेट है तो 12 रुपए तो एक्साइज जा रही है। जो रेड लेवल की और ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल ये जो बोतलें होती है, अगर रेड लेवल की बोतल है वो 1700 की बिक्री है, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग तो 170 रुपए है, तो इतने गुना प्रॉफिट हो रहा है। हर गली के अंदर ठेके खोल दिए गए हैं। तू महाराष्ट्र के अंदर निकल के देख, रोड के ऊपर बेवड़े 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 बेवड़े, तो हर जगह ठेके, लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि तेरे अमरावती के रीजन में, तेरे मुंबई के अंदर अभी भी टैंकरों से पानी आता है यार। तेरा कितना ऐसा एरिया है जिधर पाइपलाइन वाइपलाइन नहीं है, कि जिधर टैंकरों से पानी का, और ये जो टैंकर माफिया होता है, बस पता है ना तेरे को, तेरे ही जो राज्य उधर टैंकर माफिया है। तो वो टैंकर माफिया किनका है? वो अपने यही बाहुबलियों का होता है, गुंडों का, और बाद में वही लोग नेता बनते हैं, या फिर वो किसी नेता की चाटुकारिता करते हैं ताकि उनपे एफआईआर पुलिस केसेस, हर जगह यही होता है। तो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। तो डीप स्टेट अभी और प्रबल होगी और ताकतवर होगी, और तुम्हारी पिटाई होगी, तुम सभी सवर्णों की पिटाई होगी, बुरी वाली, तुम पिटोगे। अभी तुम जंतर मंतर पे फिर से पिटोगे 21 तारीख को, ठीक है, जंतर मंतर पे हमारे ये जो जिसमें हम खुद जा रहे हैं, ठीक है, ये यूजीसी रोल बैक वाला। अरे पहले पिटवा चुके हो तुम। ये जो महिपाल सिंह मकराना जो ये रैली कर रहा है, आज घुस चुका है हरियाणा के अंदर, इसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था झुंझुनू के अंदर, देखो कुछ दिन पहले लाठियां मारी गई हैं। और ये यूजीसी रोल बैक हो ना हो, ये सब ड्रामा है। रोहित वेमुला एक्ट पास हो चुका है कर्नाटक में, आंध्रा के अंदर एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट है, वो पास हो चुका है। ये भीम और जो मीम है, भीम मीम को करने के लिए ये सारी हरकतें कर जाएंगी। आंकड़े तुम सबके सामने है कि सरकार ने अब तक 68,000 करोड़ रुपए दलितों को दिए हैं झूठे केसेस में, ठीक है, कंपनसेशन के नाम पे, पीड़ा के नाम पे बिजनेस बनाया गया है, इसके प्रूफ खुल चुके हैं। 90% से ज्यादा आपके SC/ST एक्ट जो होते हैं वो झूठे होते हैं, लेकिन ज्यादातर SC/ST एक्ट में तुम सीधा जेल सकते हो, क्योंकि ये नॉन बेलेबल है, और हम इसके आप भोगी है, क्योंकि जज साहब को भी पैसे जाएंगे, तभी वो एंटीसिपेटरी बेल देगा, प्लस आपको अपना जो वकील है वो सबसे महंगा खड़ा करना होगा, वरना आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, आपको पुलिस को भी पैसे देने होंगे ताकि वो आपको अरेस्ट ना करे, और आपको हाई कोर्ट के अंदर भी एक वकील को करना होगा, और वहां भी एंटीसिपेटरी बेल लगानी होगी। तो मोटा मोटा आपके 15-20 लाख रुपए लगेंगे, और ये केस चलेगा 10-15 साल, ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। तो ये ऐसे भोग रहे हैं हम, वी नो, और भी हो जाएंगे हम पे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट द सिस्टम इज करप्ट। तुम लोगों को ये समझना होगा, कानून अभी भी अंग्रेजों का चल रहा है। बुक ऑफ गवर्नेंस जो जिसको आधार बना के अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उसी आधारशिला का एक प्रॉक्सी और 9 अदर देश, जो 9 और देश थे, उनके संविधान को कॉपी पेस्ट करा गया था। कोई बहुत तोग नहीं चलाई तुम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट किया गया है, कोई रचा बचा नहीं है। नाइस कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय शास्त्र का उपयोग हुआ कि नीतियां कैसी हो, इकोनॉमिक्स कैसे हो, पूरा का पूरा सिस्टम जो सनातन वैदिक कल्चर का था, जो गुरुकुलों का था, जो ब्राह्मणों का नहीं था। अब तुम कहोगे कि ब्राह्मणों के ही गुरुकुल थे, ठीक है भाई, वो तो तुम्हारी मर्जी है, फिर ठीक है, लड़ाई होगी, अब मैं क्या करूं। 2019 से लेके अब तक हमने समाज को समझाया ना कि जाति पाति मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो, समझाया ना, नहीं समझे तो ठीक है, फिर लड़ाई होगी, और अब पिटो तुम, ठीक है, तुम्हारा भूति बना दिया जाएगा। वो गाना चलाते हो ना तुम, जय भीम लिखा है सरकार पे, VIP नंबर गाड़ी का, हरी रेंज से बाहर चमारा के छोरे, क्या मतलब क्या चल रहा है? वो चमार गाने गा रहे हैं, वो जान बुझ के कि गाने गा रहे हैं ऐसे कि ठाकुरा की छोरी ठा ले जाएंगे चमारा के, ये गाने हैं, एक्चुअली ये गाने हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर कि तुम सवर्णों की कास्ट वालों की लड़कियां उठा ले जाएंगे चमारों के बच्चे। और ये जो गैंग चल रही है ना, जो चंद्रशेखर रावण और एक गोल्डन दास, वो जो थप्पड़ मारे तो 4 तरीके का रीट निकलेगा, ये सब हम ही पाल रहे हैं। चंद्रशेखर रावण इन सबका नेता बन रहा है, उसने इन सबको मुगली गुट्टी पिनाई हुई है कि मैं अगला यूपी का सीएम हूँ 2017 में, और फिर मैं PM बनूंगा, और फिर हम इन ब्राह्मणों को, इन आरपीओ को देश से बाहर निकाल देंगे, जो चीज ये बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस देश के मूल निवासी ये लोग हैं, द्रविड़ और ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट, ऐसा बोलते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, तो फिर जब इस देश के ऊपर मोहम्मद गोरी ने हमला किया, तुगलक ने किया, तैमूर लंग ने किया, खिलजी ने किया, बख्तियार खिलजी ने करा, अलाउद्दीन खिलजी ने करा, तो इन सबसे कौन लड़ रहा था, एक बार बताइए हमें।
शिवाजी महाराज लड़ रहा था, वो कौन था? वो क्षत्रिय था। ठीक है, वो तो ब्राह्मण। ठीक है। महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, वो कौन थे? वो भी क्षत्रिय थे। उनका बेटा अमर सिंह, उनका भाई अमर सिंह, उनका भाई शक्ति सिंह, ये सब लड़ रहे थे, क्या थे? क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल, जो जाट राजा सूरजमल जो हरियाणा, वो लड़ रहे थे, वो क्या थे? वो भी क्षत्रिय थे। ठीक है। ये जितनी भी हमारी रानियां थी, ताराबाई, अंबाबाई, लक्ष्मीबाई, जितनी भी हमारी हैं, ये सारी ये क्या थी? वो क्षत्राणी थी। क्षत्राणी थी। ठीक है। तो अगर देश इनका था तो फिर लड़ कौन रहा था? समझा? लॉजिक किया करो। ये मतलब अंग्रेजों के टाइम से ये सबसे ज्यादा कॉन्कॉक्टेड, मतलब कॉन्कॉक्ट किया गया, मतलब ये जो अमरनाथ एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन का पूरा तामझाम जो है वो मुसलमानों और कम्युनिस्टों को दे दिया गया था। इंदिरा गांधी के भी कम्युनिस्ट बहुत खास थे। उसी समय पे पेरियार मूवमेंट शुरू हुई थी, तो तमिलनाडु में से ब्राह्मणों का शोषण किया गया, उन्हें जो मारपीट के निकाला गया, उनकी बुद्धि की वजह से। अब यार मेरे को एक चीज बता, मैं और तू हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? अब हम दोस्त की भाषा में वार्तालाप करते हैं, गुरु की में नहीं। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन तू और मैं स्कूल के बाद अपने बाहर बीड़ी पीते हैं, ठीक है? उसके बाद अपने रात को बियर पीते हैं, चिकन विकन खा लेते हैं और पढ़ाई में चीटिंग वीटिंग करते हैं और हमारे नंबर नहीं आते। लेकिन एक ब्राह्मण का लड़का है, ठीक है? उसका बाप धोबी है, ब्राह्मण है, लेकिन पंडिताई नहीं करता। अरे सारे ब्राह्मण पंडित नहीं होते, पंडित होता है पूजा पाठ कराने वाला। हर एक ब्राह्मण पंडित थोड़ी है। जो जन्म का ब्राह्मण है वो तो बेचारा अपने वैसे काम कर रहा है, कितने झाड़ू मार रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो गटर साफ कर रहे हैं, जो जमादार लगे हुए हैं, वो ब्राह्मण है। आओ दिखाते हैं आपको, गरीब जो है, जो रेहड़ी पटरियों पे ये चीजें बेच रहे हैं, जो छोटे मोटे स्टॉल, तूने देखा नहीं? पंडित जी के छोले भटूरे, पंडित जी के छोले, पंडित जी की टिक्की। और यार वो पंडितों की टिक्की और छोले भटूरे क्यों बेच रहा है? ये सब स्कैम था। ये सब कम्युनिस्टों ने और मुसलमानों ने इंस्क्रिप्ट कर दिया और यही एजुकेशन पुश करी गई। फिर कांग्रेस ने इसे बुनाया और राज करा, और बीजेपी भी इसे बुना और राज ही कर रही है फॉर द टाइमिंग। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी इसके विरुद्ध जाके अच्छा चल ठीक, अब क्या करेंगे? मैं और तू, हम दोनों हरामी हैं और हम दोनों SC OBC जो भी जात खेलनी है, तेरे को मेरे को आज को, तू ता उड़े मैं उड़े, ठीक है? ये रखेंगे। और जो ब्राह्मण का लड़का है ना, वो साला हमको चीटिंग नहीं कराता, ठीक है? वो हमको चीटिंग नहीं कराता, हम उसके पीछे बैठ, हमको दिखाता नहीं है हरामजादा। तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्या करेंगे? हम जाके कहेंगे इसने ना मेरे को चुमार बोला, इसने ना मेरे को वो बोला, बंगी बोला, इसने वाल्मीकि बोला, और उस लड़के पे केस हो जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा, फिर मैं और तू खुश हो जाएंगे। मतलब सिर्फ चीटिंग ना मिलने पे और क्या? यही तो UGC है, नहीं समझा तू? तू नहीं समझा अभी भी? UGC गाइडलाइंस ये कहती है कि कॉलेज के अंदर SC ST और OBC, SC ST और OBC ये तीनों मिलके केवल जनरल कैटेगरी ब्राह्मणों पे केसेस करेंगे और फिर उन्हें सजा होगी, फाइन होगा और कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ये जो चीज है, उनकी जिंदगी बर्बाद। जो कोई भी मनुष्य ये काम करेगा वो शूद्र नहीं है। शूद्र की परिभाषा होती है अज्ञानता, परिश्रम। अब एक चीज सुनो और समझो, हमें ये बताओ, ये मूर्ख मनुष्य कहते हैं कि जो भीमटे नीलांड कहते हो जिन्हें तुम, कि सर से बना ब्रह्मा, हाथों से बना क्षत्रिय, जांघों से बना वैश्य, ये जो है, समझ गया ना? ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, और जो पैर हैं, पैर हमारे शूद्र है, ठीक है? ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं तेरे दोनों पैर काट दूं तो तू क्या जिंदा रहेगा? नहीं, खड़ा ही नहीं होगा। नहीं, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन विकलांग रहेगा ना? हाँ, विकलांग। अगर मैं तेरे दोनों हाथ काट दूं तो भी तू जिंदा रहेगा, लेकिन विकलांग रहेगा, ठीक है? अगर मैं तेरा धड़ काट दूं तो तू मरेगा और सर भी तू मरेगा। तो जब तक ये चारों चीजें जुड़ नहीं जाएंगी तब तक वो परब्रह्म कंप्लीट कैसे हो जाएगा भाई? बराबर है। नहीं तो फिर वो आधा परब्रह्म कैसे? वो ईश्वर है, वो आधा नहीं होता, वो अनंत है। ईश्वर के अंश हो तुम। ये प्रतीकात्मक रूप में कहा गया था कि जो लड़ेगा, जैसे तुम लड़ोगे हाथों से, ठीक है? काम करते हो अपने इस वैश्य वाले, जो जिसे तुम कहते हो, सारे मस्तिष्क है, वो दिमाग है, वो राजा है, वो कंट्रोल कर रहा है सबको। अरे दिमाग ही तो पैरों को कंट्रोल कर रहा है, दिमाग ही तो हाथों को कंट्रोल कर रहा है, और दिमाग ही धड़ को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए ब्राह्मण को ऊंचा इसलिए कहा गया है, जिस तरीके से सिर के बिना, दिमाग के बिना शरीर निर्जीव हो जाएगा। तुम्हारे हाथ काट दूं तभी तुम जीवित रहोगे, पैर काट दूं तभी तुम जीवित रहोगे, लेकिन सिर काट दूंगा तो मर जाओगे। इसलिए ब्राह्मण होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, जिसे ये पता है कि संसार क्या है, ईश्वर क्या है, ठीक है? इसीलिए आपके हाथ पैर धड़ सब कुछ आपका मस्तिष्क ब्रह्म कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्राह्मण वो मनुष्य होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया है। ये है परिभाषा। और फिर वो वैसे ही काम करता है। ब्राह्मण के काम क्या हो गए? समाज को दिशा देना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, पूजा पाठ करना, यजुर्वेद के कांड करना, आयुर्वेद के अनुसार इलाज करना, चिकित्सा करना, संगीत का अर्थ। ये जितने भी पंडित रविशंकर, पंडित जसराज, ये पंडित क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण ही है, ये ब्राह्मण जन्म के हैं, लेकिन ये ईश्वर की उपासना अपनी जो कर रहे हैं वो सामवेद से कर रहे हैं। ऋग्वेद से वो ब्रह्म ज्ञाता, वो संसार की रचना बताते हैं। तो ये जितने ये गुण होंगे वो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है? क्षत्रिय वो होते हैं जो वॉरियर्स होते हैं, वो क्षत्रिय नहीं जो आजकल ओरिजिनल जो हमारे जो निहंग है, जो सिख है, जो असली वाले जो केवल धर्म के लिए जीते हैं, जो खालिस्तान पाकिस्तानी सबसे दूर है, जो रामकृष्ण सबको पूछते हैं, वो वाले सिख नहीं जो काली को गाली दे रहे हैं, राम को गाली दे रहे हैं। वो क्रिप्टो सिख है, वो या तो कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में, या उनकी फैमिली है वो आधी फैमिली उस पंजाब में है जो पाकिस्तान में है। तो उधर से ही खालिस्तानी मूवमेंट कंट्रोल हुई थी जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उसके बाद से। तो ये खालिस्तानी मूवमेंट है, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन। तो आपके जो सिख हैं, तो आपको सिक्खी को निभाना होगा, आपको पवित्र रहना होगा, आपको लोगों को लड़ना सिखाना होगा, आपको बलिदान देने होंगे, मातृभूमि की रक्षा करनी होगी, समाज में न्याय व्यवस्था का निर्माण करना होगा, उसका संतुलन करना होगा। ये क्षत्रियों का काम था। जो बाकी आपके धड़ का काम है वो आपका काम है पैसे कमाने का, जो भाग दौड़ है, जो आप काम कर रहे हो वो सारी चीजें। और फिर जो पैर है, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता।
पैर ही तो, पैर को सपोर्टिंग मेटाफर बोला गया है। पैर जो है जिसे शूद्र रिप्रेजेंटेशन कहा गया है, अब भाई ये शूद्र है। शूद्र की परिभाषा ये है अज्ञानी। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि अंबेडकर साहब का पूरा नाम क्या है, उनके पास डिग्री कितनी थी, उनकी दूसरी बीवी ब्राह्मण थी, जीजा ब्राह्मण, दामाद ब्राह्मण, उनको पढ़ाने वाले क्षत्रिय, सब कुछ करने वाले। इन लोगों ने नहीं पढ़ा तो इन लोगों ने अपना, अरे बेटा अगर ये बोलते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, हम कहते हैं है तो पिया क्यों नहीं तुमने? क्यों कुतिया का दूध पिए जा रहे हो? क्यों माइनस में नंबर ला रहे हो? सब कुछ फ्री में मिलते हुए भी है। और हम कह रहे हैं समानता करो, हम ये नहीं कह रहे खत्म कर दो। हम ये कह रहे हैं कि भैया पहले तो ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है, लाडली बहन योजना, ये झूठे SC/ST एक्ट में, और हज यात्रा करवा दो, चर्चेस को पैसे पहुंचा दो, अजमेर शरीफ में चद्दर पहुंचा दो, ये सब पे जो तुम पैसा उड़ा रहे हो, इस पैसे को तुम अपने स्कूल कॉलेजेस में यूज करो, इन्वेस्ट करो, इन्हें डबल ऑक्यूपेंसी पे चलाओ। सुबह भी स्कूल चलाओ, शाम को रात को भी स्कूल चलाओ, डबल सर्विस डबल शिफ्ट चलाओ अपनी। उसके पश्चात जो पैसे तुम 9 लाख करोड़ रुपए फ्रीबीज में उड़ा रहे हो, कभी किसानों को दे रहे हो, कभी इनको दे रहे हो, कभी लाडली बहन योजना 60-70 हजार करोड़ की जा रही है कर्जा ले लेके। तो ये जो कर्जे पे फ्रीबीज पे इन लोगों को गुलाम बनाया है डीप स्टेट ने प्रॉक्सी के रूप में विद द हेल्प ऑफ बीजेपी, वो चीज अब तुम्हें समझ आने लग गई होगी। अब ये चीज हम तुम्हें 2019 में समझाते तो तुम्हें समझ आती ही नहीं। कभी पूरा कंडीशनिंग पे चल रहा था, किसी को भी कुछ पता मतलब पता होके भी बात। हाँ, जिन लोगों को पता था हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि नियति ईश्वर का स्वरूप है। डेस्टिनी के प्लान्स में इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। कृष्ण को पता था कि आज अभिमन्यु की मृत्यु होगी, कृष्ण ने कुछ किया? कृष्ण ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि नियति, डेस्टिनी डिसाइड व्हाट विल हैपन। डेस्टिनी वांट्स वॉर। क्यों? क्योंकि तुम हर क्षण 3 गाय काट रहे हो और काटे ही जा रहे हो और ज्यादा काटे जा रहे हो हर साल। ठीक है, तुमने शराब चारों तरफ बहा दिया और गंगा यमुना सुखा दी है, या फिर उसमें अपना नर्क डाल दिया है और वो इतनी प्रदूषित कर दिया है कि तुम्हारा मल मूत्र और कूड़ा कचरा उसके अंदर जा रहा है, पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है। उसी की वजह से लैंडस्लाइड्स होंगी, तुमने जंगल काट दिए, तुमने पेड़ उजाड़ दिए, फिर फ्लड्स आएंगे, फिर तुम अपने ये विधवा विलाप करोगे, करते रहो। उसके पश्चात जुए का प्रमोशन हो रहा है, ना तुमने अब तक कोई गुरुकुल खोले, ना तुमने गौशाला खोली। अरे गाय के गोबर से मिथेन कलेक्ट करो, उससे गाड़ियां चलाओ। ठीक है, फिर उस गाय के गोबर का जो पाउडर है उससे तुम जलाने वाले फ्यूल बना सकते हो। गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें बनती है, गाय के गोबर से ईंटें बनती है। गाय के गोबर को और ये जो है भांग की जो जड़ें होती है, इनको सुखा के कूट के इसमें चूना मिला के करो तो ब्रिक्स बनती है, जो ज्यादा सस्ती, एफिशिएंट, एंटी माइक्रोबियल है। लेकिन ये सब नहीं करना क्योंकि गाय तो काटनी है। उसके पश्चात तुमने अखाड़े खोले, नहीं खोले, इसीलिए हमारे बच्चे पिटते हैं, क्योंकि दूसरी साइड वाले बच्चे तो मस्जिदों में जाके तलवार चलानी सीखते हैं और वो तो हर ईद पे कुर्बानी देंगे, गले काटेंगे। तुम्हारे बच्चे खून देखते ही उनका सुसु निकल जाता है। बस, तूने देखा है कभी खून खराबे वाली लड़ाई? हाँ नहीं, मतलब ऐसे पूरी तरीके से नहीं देखा है गुरुजी, मैंने फिल्मों में देखा, एनिमल मूवी में। कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है? और कर्जा आता रहेगा, लेते रहेंगे हम, क्या दिक्कत है? बाकी सब चल रहा है, जय भोले की मौज लो। तुमने भोले को जो इतना सताया है, तुमने भोले के जो जितने नंदी काटे हैं ना, इसका दंड देने का ऊपर से ऑर्डर पास हो चुका है और अगले साल द होल कंट्री विल हैव टू फेस consequences accordingly. You all will have to pay for your sins. आप जो ये पाप कर रहे हो, गाय को काट देते हो, उसके दूध में दूध बेचते हो, नकली दूध बना रहे हो, चाइना से केमिकल आता है, एक ढक्कन मिलाया 10 लीटर दूध बन गया, नकली पनीर बना रहे हो, हर चीज में पाम ऑयल मिला रहे हो। जिस चीज को आज तक बचपन से लेके अब तक हम सोचते थे आइसक्रीम है दूध की बनी है, अब पता चला बहन चो वो तो पाम ऑयल था। पाम ऑयल, चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और थोड़ा सा पाउडर, मैदा, थोड़ा सा उसमें अपने मिल्क पाउडर, ये खिलाया जा रहा था। ये खिला के तुमने पूरे समाज को बीमार कर दिया है। तो अब कैंसर हो चुका है पूरे समाज के प्रचलित रूप में और बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में तुमने रिजर्वेशन वाले बैठाए हुए हैं, उनसे कोई इलाज कराएगा नहीं। जो काबिल डॉक्टर होगा, जो काबिल, जिसके 800 में से 700 नंबर आएंगे, वो तो या तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा या फिर वो MD करके विदेश में सेटल हो जाएगा। तुम्हें पता है पूरी दुनिया की जो यूरोपियन और अमेरिकन मेडिकल वर्कफोर्स है उसका 34% है, हमारे लोग 34%। ये वो सारे डॉक्टर्स हैं जिन लोगों को यहाँ से प्रताड़ित कर दिया गया, रिजर्वेशन की वजह से सीट नहीं मिली, इस वजह से नहीं मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और ये सारे विदेशों में चले गए। अब ये डॉक्टर्स वहां पे कमा रहे हैं $500,000 से इट कैन बी एज हाई एज 2.5 मिलियन। कहने का मतलब ये है कि 5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में वो डॉक्टर्स कमा रहे हैं। जब वो 25 करोड़ कमा रहा है तो उस 25 करोड़ का 40-45% टैक्स देगा वो टैक्स देश को मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा ना, यूरोप को मिलेगा, ब्रिटेन को मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? ये -40 लाने वाला। एक स्त्री के पैर में फ्रैक्चर था, डॉक्टर आया रिजर्वेशन वाला, दिल खोला, ओपन हार्ट सर्जरी करी, चला गया, वो औरत मर गई। समझ गया? सर्च कर ले, सर्च कर लियो। जिन लोगों को नीट पीटी में जिसे तुम -40 कहते हो कि वो डॉक्टर तो है ना, अरे वो इतना फुद्दू डॉक्टर है कि उसके 800 में से -40 नंबर आए हैं। इसका मतलब उसने उन 5 सालों में MBBS के पैसे बर्बाद करे। हमारे मेस में वो 3 टाइम खा के आ जाता था, AC वाले कमरे में सोता था, 1 भी रुपया नहीं देता था निःशुल्क, और उसके अब भी -40 नंबर आ रहे हैं और मैं उसे PG करा के सुपर स्पेशलिस्ट बना दूं। और फिर क्या कर रहा हूं मैं? सीधी सी बात यह है कि हम रिजर्वेशन का सपोर्ट केवल इस कंडीशन पे करेंगे जब इस देश का हर एक नेता अपने बच्चों को रिजर्वेशन से सिलेक्ट हुए टीचरों द्वारा सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस में ही पढ़ाएंगे। और इस देश का हर एक नेता किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, केवल रिजर्वेशन से सिलेक्ट हुए सरकारी लगे हुए डॉक्टरों से ही अपना इलाज कराएंगे। बोल दो सोनिया गांधी भी जाके अपने जर्मनी इटली इलाज नहीं कराएगी और ये जो बीजेपी पीजेपी के नेता हैं ये भी मेदांता वगैरह में नहीं शिफ्ट होंगे, त्रियांत अग्रवाल वाले में। करोगे? ये सवाल पूछना है आपको अपनी सरकारों से। आया समझ? पर सरकारी ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी भी स्टेट को उठाओ, स्टेट के सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस जो होते हैं वो हमारे नेताओं के ही होते हैं। दिग्विजय सिंह का नाम सुना है? मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता है। कमलनाथ का नाम सुना है? वो भी बहुत बड़े नेता है, CM रहे हैं ये।
वहां पर इनके 150-200 कॉलेजेस है। बृजभूषण शरण सिंह के भी 40 कॉलेजेस और ये सब है स्कूल। हर एक नेता के स्कूल्स और कॉलेजेस है। अगर नेता का प्राइवेट स्कूल होगा और अगर सरकारी स्कूल अच्छा हो जाएगा तो सारे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ लेंगे, तो नेताजी पैसे कैसे कमाएंगे भाई? हर एक नेता के स्कूल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं ना, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल घटिया कैसे है? अब सीजेपी 2.0 शुरू होगा और ये सारे जबरदस्ती जा जाके स्कूलों की कंडीशन सिखाएंगे जो कि बहुत बुरी हैं। छतें गिर रही होंगी, पानी टपक रहा होगा, पंखे वंखे नहीं होंगे, टीचर्स को कुछ भी नहीं आता होगा, 11 की स्पेलिंग नहीं आती है, 89, 86, 87 नहीं आता है, और वो 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश के अंदर जो है हालत वो पूरे देश के अंदर है ये सेम हालत, क्योंकि रिजर्वेशन ही सबसे बड़ी जड़ है इन बीमारियों की, और यही वो आपका बीज बनेगा जिससे कि सवर्ण समाज जागेगा। हमें जगाते हुए कितने साल, 8 साल हो गए, 2019 से अब तक 9 शुरू हो जाएंगी। अभी हाँ 8वां चालू है, 9 शुरू हो जाएगा। हाँ तो गुड लक, एंजॉय, हैव फन। ठीक है, चलो खाना खा के जाना फ्रेंड्स। ठीक है गुरु जी, आखिरी सवाल, अभी मतलब अभी कर्म योगी के लिए, ठीक है, मतलब अभी जो यम हो गया या धारणा ध्यान समाधि, ये बात की स्टेज है, उसके बीच में आएगा प्रत्याहार, आसन और प्राणायाम। सबसे पहले यम नियम, ये तेरा लाइफस्टाइल, खाना पीना, व्यवहार, नेचर, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे कर्म कर रहा है, माता पिता की कैसे उनसे व्यवहार करता है, गौ सेवा कितनी करता है, कैसे करता है, दान पुण्य कर रहा है, दूसरों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, गरीबों के साथ आपसे बात करता है, छोटे बच्चों से कैसा व्यवहार है, बड़े बुजुर्गों से कैसा व्यवहार है। जब ये कर लेंगे तो तेरे को एक्सरसाइज करने का मांगता है। एक्सरसाइज करने के लिए हमको पता है तू तो कुछ करेगा नहीं, उसके लिए हम वीडियोस अपलोड करानी शुरू करा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर, कल परसों से ही। उन वीडियो को अपने रूम के अंदर फॉलो कर लेना। टीवी होगा, टीवी में अपना फोन से कास्ट कर ले, यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो चला, जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे उन एक्सरसाइज को कॉपी पेस्ट करने का जितनी हो पाए। 2 डंबल ले आइयो, 2 डंबल नहीं है तो 2 ईंटें ले ले, 2 ईंटें भी नहीं है तो 2 पानी की बोतल ले लियो, बस उनसे हो जाएगा एक वर्कआउट। फिर एक योगा का रूटीन होगा, एक प्राणायाम का रूटीन होगा, ब्रेथ वर्क का, उसके पश्चात एक हाइब्रिड स्क्वाट रूटीन होगा पुरुषार्थ वाला, उसके बाद टाई ची, फ्लेक्सिबिलिटी योगा, ये सब। तो तेरा एक्सरसाइज का जो प्रोटोकॉल है जो इसके बाद का है आसन और प्राणायाम वाला, इसी में कला का अंश होता है जो मारक कला है, लड़ने की क्षमता। ये सब शुरू होगा 2-3 दिन बाद, तो इसको कंटिन्यू करेगा। कल तो हमें पेशेंट्स अटेंड करने हैं, उनको अटेंड कर लें। कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका ट्रीटमेंट है, तो कल तो उसी में चला जाएगा। परसों से फिर हम उस स्टूडियो को एस्टैब्लिश करा लेंगे और बाद में 6 महीने के पश्चात जो एक वैकुंठ की लोकेशन है वो तैयार हो जाएगी। तो अभी एंजॉय करने का, और जो सवाल वगैरह ज्यादा हो जाए तो अपने लिख के और उनका ज्ञान ग्रहण करो। और ये जो वीडियो अब अपलोड होगी, इस वीडियो की शॉर्ट्स बना के उस ज्ञान को बाकियों तक पहुंचाने का उद्देश्य आपका है। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। हाँ। लेकिन अभी जो मतलब अभी आसन और प्राणायाम की अभी वीडियो चलेगी, उसके बाद कलरी पट्टियों की, कलारी पट्टियों तक तो बहुत समय लगेगा बच्चे। इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, क्योंकि पहले तेरा शरीर तो इतना फ्लेक्सिबल हो, पता चल रहा है कि कुछ ऐसे डायनामिक मूव्स करा दिए गए कि तेरी कमर लचक गई, या नी इंजर हो गई, या लिगामेंट टियर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, तो वो तो बात की चीज है, वो पर्सनल गाइडेंस में होगी। हाँ, तेरी एक्सरसाइज, तेरी ब्रेथ वर्क, तेरी बेसिक ट्रेनिंग, वो सारी उसकी वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, उसमें तेरे से जितनी तेरी क्षमता हो उसको तू फॉलो करके प्रैक्टिस करेगा। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तब आगे का खेल शुरू होगा, तब प्रतिहार आएगा, जब तुझे भूखा रहना होगा या मेरे कक्ष में रहना होगा, साधना करनी होगी, उसके अलग अलग रूप और माध्यम है, वो बाद में सिखाए जाएंगे। उसके पश्चात फिर धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा तो तुम्हें कलयुगी गीता से प्राप्त होगी, क्योंकि वहीं से मेंटालिटी, आइडियोलॉजी जनरेट होती है। कलयुगी गीता का लिंक तेरे पास है, बाकियों के पास हो ना हो, क्योंकि वो जो चैनल है वो शैडो बैंड है, तूने देख लिया होगा, उस पर कोई रीच नहीं आती है। वो रीच इसलिए नहीं आती है क्योंकि उस चैनल पे हमने डीप स्टेट के बारे में सालों पहले डिस्क्लोज किया था कि कौन है, क्या करवा रहे हैं, कैसे वॉर्स कराते हैं, कब कब कराएंगे। हमने एक्सपोज किया था कि विंस्टन चर्चिल ने कितने लोग मारे हैं, हिटलर को कैसे डीमोनाइज किया जाता है जबकि हिटलर सही काम कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये एल्गोरिदम इन चीजों को नहीं एंटरटेन करता, क्योंकि ये वो सीक्रेट्स हैं जो छिपाने जरूरी है। जैसे हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद से, और हम कीमोथेरेपी को अपोज करते हैं, हम एलोपैथी को जानते और प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन हम उसके अगेंस्ट है, क्योंकि हमें सत्य पता चल गया है कि सारी की सारी एलोपैथिक दवाइयां पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स हैं जो शरीर को हील नहीं करती, केवल सिम्टम्स पे काम करती हैं। तो जो ये ऐसा सब, और सबसे बड़ा सत्य जब हमने कहा था कि कोविड वैक्सीन बनाई गई है वुहान की लैब में, वहीं से ही फैलाई है। एंथनी फाउची ने ही वहीं पे फंडिंग करी थी, वो फंडिंग यूएसएड के थ्रू हुई थी। $1 मिलियन, $20 मिलियन, $19 मिलियन, ऐसे करके मल्टीपल टाइम फंडिंग गई थी, और वहां पे वो रिसर्च करने लग रहे थे। और ये अलग अलग स्ट्रेन वायरसेस के लेके, वेनम्स लेके, अब तो ये चीज ओपन अप हो चुकी है कि आपका जो ये जो वायरस था, इट हैज 36+ टाइप ऑफ वेनम्स, जिसमें से 2 वेनम, एक इंडियन कोबरा और एक चाइनीज क्रैट का था। ये चीजें तो खुद वो डॉक्टर्स बोल रहे हैं जो जिंदा बच गए हैं, बाकी मार दिए गए थे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे। अब बीमारियां आ चुकी है सामने कि कोविड वैक्सीन शॉट की वजह से कितने लोग मायोकार्डाइटिस से मरे हैं, कितने बच्चे अबॉर्ड हुए हैं, ये सारी चीजें, ऑल विजडम विल कम आउट, डोंट वरी, ये सारी चीजें सामने आएंगी, आप सब देख सकते हो, इट्स नथिंग टू बी शॉक्ड अबाउट। इसके बाद क्या, तो ये सारी बातें जब बोली गई थी तो हमारे बहुत सारे चैनल उड़ा दिए गए थे, और ये वाला चैनल भी फ्लैग्ड है, तो ये चैनल किसी को दिखाई नहीं देता। ये चैनल केवल और केवल जब तुम शेयर करोगे ना तब जाएगा इसका लिंक, वैसे अपने आप नहीं होता ये। तो वहां से अपनी धारणा का ज्ञान ग्रहण करो, और अभी कुछ समय दो, आगे के कार्य शुरू हो जाएंगे। और कोई सवाल? हाँ ठीक है, अभी जो जैसे आपने कहा कि हम अपने एंड से कर सकते हैं कि मतलब एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, या फिर वो तो कर, वो तो अच्छी चीज है, उसे एक्सरसाइज की तरह करो ना।
उसे योग साधना के रूप में मत करो, उसे व्यायाम के रूप में करो कि उससे शरीर तंदुरुस्त रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। उसे योग साधना के रूप में तो वो एक क्रोनोलॉजी है, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होगा। वो सारी चीजें जब सिंक्रोनाइज होगी तब योग यूनिफिकेशन होती है। तो अभी अपनी एक्सरसाइज, पुशअप कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, ये जो खेल खेलना है खेल ले, डोंट वरी अबाउट इट। आगे जाके द नेक्स्ट फेज विल बिगिन, और ये नेक्स्ट फेज जल्दी शुरू हो जाता इफ ओनली यू वुड हैव बीन एबल टू एब्जॉर्ब कलयुगी गीता, व्हिच यू कुड नॉट। क्यों? क्योंकि तेरा शरीर दूषित है। तूने अतीत में वो सारे कार्य करे हैं जो तुझे नहीं करने चाहिए थे। अब हम वो कार्य गिनवाना नहीं चाहते, लेकिन तुझे इशारा समझ गया, समझदार है बस। तो जब तक शरीर सात्विक नहीं हो जाएगा दोबारा तेरा, तब तक तू योग साधना और कुंडलिनी चक्रों को सक्रिय नहीं कर सकता। योर कुंडलिनी एनर्जी इज डेड राइट नाउ, ठीक है? इसीलिए अभी डेड है ऐसा। हाँ, मास्टरबेशन, एडल्ट्री, नॉनवेज कंजम्पशन, फास्ट फूड कंजम्पशन, छपरीगिरी, माई लाइफ माई रूल्स, ये वाला जो ये सारी जो चीजें हमने बोली हैं, ये सारा आपको राजसिक और तामसिक बनाती हैं, ठीक है? अब इनमें से जो तूने किया है उसने तेरे शरीर के अंदर की जो ऊर्जा, जो गट बैक्टीरिया है, जो स्वामी है कुंडलिनी चक्रों के, उन्हें दूषित किया। अब उसे ठीक करने में इट विल टेक टाइम। तूने बिगाड़ने में जितना समय लिया है उतने महीने ठीक करने में तो लगेंगे। तो शुरू करें, लेके हमारे स्वामी कालकी का नाम। ओम नमः कालकी देवाय नमः। और हम जब गुरुदेव हम जब सात्विक बनते हैं तो फिर जो हमारा सात्विक बनना ही हमारा मतलब नेचुरल पाथ है। जब जैसे ह्यूमन एक बच्चा पैदा हुआ तो वो सात्विक है? नहीं है, शूद्र है। ईश्वर ने तुम्हें फ्री विल दी है। अगर तेरे को मजा किसी काफिर का गला काट के आ रहा है तो वो तेरे कर्म है, इसमें तू नेचर्स कॉल मत कह। ये क्या इस चीज का कोई सर और पैर है? अगर मैं नीच हूं और मैं रावण बन के सीता का हरण कर रहा हूं तो ये मेरी फ्री विल है, ये मेरे अवगुण है, ये मेरा तमस है, ये मेरा रजस है। सत्व को कमाया जाता है, सत्व फ्री में नहीं मिलता। आत्मा, शरीर के जीवात्मा शरीर के अंदर तमस को कम करके सत्व गुण को बढ़ाने की कोशिश करती है और फिर कर्म योग के मार्ग पर चलती है। तब जाके उसे सत्य ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान को पाकर वो कर्म योगी बन ईश्वर में विलीन हो जाती है। कलयुग गीता की पूरी जो नींव है, वो ये नींव यही है कि तुम्हें फ्री विल दी गई है, तुम अपनी मर्जी से करते हो जो करते हो। हो गया तेरा आज का? जाके चल गौ सेवा। हाँ ठीक है गौ सेवा अभी जाऊंगा मैं गौ सेवा करने के लिए। अभी मतलब सिर्फ एक मतलब नेचुरल होता है ऐसे बोला मैंने कि अगर उसको कोई भी कंडीशनिंग ना डाली जाए, जैसे उसको मांस खाना ना सिखाया जाए, या फिर जो अभी सोसाइटी में जितनी भी कंडीशनिंग चालू है, जो कली के गुण है वो सबसे उसे दूर रखा जाए। पैदा होते ही तुम बच्चों के लिंग काटते हो, पैदा होते ही तुम बच्चों के मुंडन करते हो, बैप्टाइज करते हो, टोरा पढ़ाते हो और उन्हें अपने अनुसार डालने की कोशिश कर देते हो। तुम्हारी ग्रूमिंग उसी क्षण शुरू हो जाती है जब तुम्हारा जन्म होता है। उसके पश्चात तुम्हारी बुद्धि ये डिसाइड करेगी कि क्या एक मासूम जानवर की कुर्बानी देना सही है या गलत है। ये तुम्हारी जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ मनमय कोश डिसाइड करेगा, जो अपने साथ करुणा लेके आता है पिछले जन्मों से। लेकिन अगर तूने पिछले जन्म में भी बुरे कर्म किए और उससे पिछले में भी बुरे किए हैं तो ये बैगेज आएगा, और ये बैगेज तुझे इस जन्म में भी एक राक्षस ही बनाए रखेगा, और फिर तू 84 लाख योनियों में घूमेगा और फिर से तुझे दोबारा मौका दिया जाएगा ईश्वर में विलीन होने का। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो जो भी मनुष्य तमस और रजस के अधीन होकर पाप कर रहे हैं वो सारे मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। समझ गया? मतलब हमें फ्री विल दी गई है और इसके साथ हमारा जो कार्मिक बैगेज है, कॉजल जो पिछले जन्म के, वो सब जुड़ता है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बचपन से जो मतलब जो बच्चा बड़ा हो रहा है इन सब कंडीशन जो अभी चल रही है उससे छोड़ के अलग करके वो सात्विक ही बनेगा। जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो वो अपने शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, जिसे अणुमय कोश कहते हैं, जो मटेरियल बॉडी है, ये और प्राणमय कोश जो हमारी प्राणवायु है, इसका त्याग करती है। उसके अंदर जो हमारा मनमय कोश है जिसमें हमारे इमोशंस होते हैं, उसके ऊपर ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है जिसमें सारा ज्ञान होता है, IQ होती है, EQ होता है, उसके ऊपर आत्मा होती है। तो जब आत्मा जाती है ये शरीर छोड़ के और दूसरी योनियों में समय बिता के फिर पुनर्जन्म लेती है, तो उसने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म कर जो गुण प्राप्त करे हैं, जो ज्ञान प्राप्त करा है, जो विज्ञानमय कोश में स्टोर होता है, जो उसकी अच्छी फीलिंग्स है, जो उसके इमोशंस है, जो मनमय कोश में स्टोर होते हैं, इमोशनल कोशंस में, वो उसके साथ अगला जन्म लेकर आते हैं, जिससे कि उस मनुष्य के लिए उस अगले जन्म में इष्ट प्राप्ति आसान हो जाए, क्योंकि उसके पास वो गिफ्ट्स हैं, जो गिफ्ट उसे बताते हैं कि छोटे कुत्ते को प्यार से सहलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, ना कि उसको लात मारी जाती है। मिल गया? हाँ, मतलब इस प्राप्ति को एक बार अच्छे से समझा दीजिए। ईश प्राप्ति आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस चीज को समझाया नहीं जाता, इस चीज को समझने के लिए विलीन हुआ जाता है। जो कोई भी ये बता देगा तुम्हें कि मरने के बाद क्या होगा, उससे पहले ये पूछो कि क्या तूने मरने के बाद देखा है क्या होगा। इस चीज का जवाब इस संसार में कोई नहीं दे सकता। इसीलिए जो मोक्ष है मुक्ति जन्म मरण के काल चक्र से, उसी को ईश प्राप्ति में और ईश्वर में विलीन होना कहा गया है। अब इस चीज का हर एक मनुष्य अपनी औकात और अपनी बुद्धि के अनुसार निकाल सकता है। ठीक है, हो गया? और जैसे इष्ट देवी देवता थे वो क्या होते हैं, मतलब जो हमारे साथ जुड़ के रहते हैं? कुल देवी देवता हैं। ईष्ट एक है, ईष्ट ईश्वर है, उसकी लाखों करोड़ों मैनिफेस्टेशंस हैं। उन मैनिफेस्टेशंस को कुल देवता, ये वाला कुल देवता, वन देवता, समुद्र देवता, वायु देवता, 33 कोटि देवी देवता, त्रिदेव, तीनों देवियां, उनके अलग अलग स्वरूप, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से पूजे जाना, ये सारी चीजें कुल देवी देवताओं का स्वरूप है। वो हमारे ग्राम देवता है, क्षेत्र देवता है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो चीज है। उसे ईश्वर से कंफ्यूज ना करो, वो ईश्वर से जन्मे हुई मैनिफेस्टेशन है अवतारों की। बस मतलब जो हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं वो हमारे एक्चुअली फैमिली के जो लीनियज से चले आ रहे हैं, जैसे मेरी माता। हमारा दादा हमेशा हमारे ऊपर पितृलोक से अपनी दृष्टि से ध्यान रखता है कि हम अच्छे कर्म करते रहें,
इसीलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। पिंडदान करने के बाद जो तुम श्राद्ध करते हो अपने पूर्वजों का, जो कि एक संस्कार है, वो और क्या है? वो यही तो है कि जब पितृ खुश रहेंगे तो तुम्हारा कल्याण होता है। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारे यजुर्वेद के कर्मकांडों का अंश है। हाँ, हो गया। चल सेवा करने का। और गौ सेवा अगर नहीं हुआ ना तो दंड देने कौन आएगा उसका? नहीं समझ गया? नहीं मैं सेंड कर दूंगा वीडियो। मैं अभी जाके सेंड कर दूंगा वीडियो। और वो सिर्फ जल्दी यम वाली जो वीडियोस है वो जल्दी चैनल कर लेंगे। उसके बाद उनको भी यूज करो और उसको भी शेयर करो समाज तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज जागरूक हो सके। क्योंकि राइट नाउ पीपल आर स्लीपिंग। या तो कोई बीजेपी का अंधभक्त है या फिर कोई कांग्रेस का नमाजी है, ठीक है? हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। मेरा कोई ना कोई फायदा निकलता है बीजेपी के किसी ना किसी नेता के साथ जुड़ के या फोटो खिंचा के, तो मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। और मेरा कोई कांग्रेस की तरफ से नेता से कोई काम होता है तो मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ। सीजेपी को पैसे और फंडिंग और फायदा आपकी पार्टी से होता है तो वो उनकी तरफ से बोलते हैं। लेकिन गौ हत्या हो रही है इसके विरोध में कोई नहीं बोल रहा है। मंदिरों पे कब्जा इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। एजुकेशन के अंदर अभी भी पूरी की पूरी एजुकेशन करप्ट गुलामी वाली है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। एजुकेशनल के साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। हमारे यहाँ पर अंगूठा छाप नेता है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिन पे मर्डर के केसेस चल रहे हैं, और वो संसद में बैठे हैं। और जेलों के अंदर जो मैक्सिमम 75% ऐसे बच्चे हैं जो अंडर ट्रायल है, जिनको सजा हुई भी नहीं है, जो झूठे SC/ST एक्ट में, झूठे डाइवोर्स केसेस में, झूठे डाउरी केसेस के अंदर पड़े हैं। और ये सारा खेल हो रहा है। इन असली मुद्दों पे समाज को भटकाया जा सके, समाज असली जो सत्य है उससे दूर हो सके, भटक जाए समाज, उसके लिए ही सब बकवास की जाती है। कि कांग्रेस डिसाइड करके आएगी कि आज मोदी जी की मां को गाली देनी है, और फिर बीजेपी वाले डिसाइड करके आएंगे कि नेहरू जी को गंदा गंदा बोलेंगे, गांधी को नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अपने आप को गांधीवादी दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम दुनिया को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देंगे, और फिर बस आपस में हमारे जो ये हैं ये लड़ने लग जाएंगे। इसी में हम SC/ST वाली एंट्री डलवा देंगे चंद्रशेखर रावण की, तो फिर रिजर्वेशन और ये जात पात का मुद्दा भी सुलझ जाएगा। और ऐसे में हिंदू डर जाएगा और ऑटोमेटिकली डर के कारण हिंदू हमें ही वोट देगा। क्योंकि इस देश में दो ही पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, और इस समय पे बीजेपी इस देश की सबसे अमीर पार्टी है, कांग्रेस नहीं। बीजेपी का जो PM केयर फंड है वो उनका पर्सनल अकाउंट है, वो कोई गवर्नमेंट का नहीं है। ना तुम उसमें RTI लगा सकते कि इसमें पैसा कौन डाल रहा है। उसमें पैसा वही सारी कंपनियां डालती हैं जिनको टेंडर दिए जाते हैं, जो फिर करप्शन करते हैं। इसी तरीके से मंत्री अपना करप्शन का पैसा पार्टी फंड में लेता है, ठेकेदार अपना पैसा लूट के जरिए लेता है, और जो ये बचे हुए सरकारी बाबू होते हैं, तेरे कलेक्टर हुआ, पुलिस वाला हुआ, निगम कमिश्नर हुआ, ये हुआ, JE हुआ, लाइनमैन हुआ, सब वो करप्शन करेंगे। तो 3 लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं, और करप्शन होता है जब विदेशों से पैसा फंडिंग के नाम पे आता है। और तुम्हारी जो GDP का बहुत बड़ा हिस्सा है उसके पश्चात इलेक्शन जीतने के लिए हम तुम्हारी पूरी GDP अगर जैसे 48 लाख करोड़ रुपए है, तो इसका करीब हम 9 लाख करोड़ रुपए है, 10% के आसपास तक हम फ्रीबीज बांट देंगे, घर दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, उसके बाद हज यात्रा करवा देंगे, औरतों के अकाउंटों में 10-10 हजार रुपए डला देंगे, क्योंकि तुम्हारी यही औकात है, तुम कीड़े मकोड़े हो। और फिर क्या होगा? तुम सब फिर से हमें वोट देते हो और हम फिर पावर में आ जाएंगे, और फिर हम 5 साल तक अच्छे से लूटेंगे। और फिर इलेक्शन करीब आएगा तो उससे पहले हम फिर से तुम्हें इसी तरीके से फ्रीबीज वगैरह 5 किलो गेहूं वगैरह राशन देंगे, चिपका देंगे। और मेनली जो गरीब लोग हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन जीतेगा। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिन्हें बुद्धि का थोड़ा सा आभास है, जिनमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो ये जान चुके हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और ज्यादातर वो लोग हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं और उन्होंने वीजा अप्लाई करा हुआ है, वो देश छोड़ के चले जाएंगे। और फिर जो मिडिल क्लास है वो बेचारी थक हार के घर पे पड़ी सो रही है, क्योंकि उसे अपनी 9 to 5 नौकरी करनी है, बच्चों की फीस देनी है, घर का खर्चा देना है, किराया देना है, बिजली का बिल देना है। तो ओरिजिनली इस देश की सत्ता कंट्रोल करती है पुअर क्लास। पुअर क्लास कौन है? जो 80 करोड़ राशन ले रहे हैं। पुअर क्लास कौन है? जिन्हें तुम रिजर्वेशन दे रहे हो। पुअर क्लास कौन है? जिसमें पुअर लोग हैं भी नहीं, जिसके अंदर ऐसे लोग हैं, टीना डाबी उसकी बहन भी IAS, टीना डाबी भी IAS, माँ आई ES, बाप BSNL के अंदर हेड रहा। ये सारे रिजर्वेशन के नाम पे सारे अरबपति, तुम्हारे जितने भी ट्राइबल है, नॉर्थ ईस्ट के बिजनेसमैन, वो कोई टैक्स पे नहीं करते। 500 करोड़ का बिजनेस है उनका, उनकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ये सारे लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं वो फ्रॉड दिखाई नहीं दे रहा है किसी को भी, और वो दिखाई देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लेकिन मेरी स्वर्गवासी माँ को गाली, ये कांग्रेस की गंदी और नंगी राजनीति, ये कांग्रेस की नंगी राजनीति अब हम नहीं चलने देंगे फ्रेंड्स। हम जानते हैं मिडिल क्लास की जेब पर बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों की कोचिंग फीस के लिए, तो हम कोचिंग फ्री कराएंगे। इस देश के अंदर ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट नेताओं के ही हैं, ये बताना भूल गए मोदी जी। और कोचिंग से पहले उन बच्चों को स्कूल कॉलेजेस तो अच्छे करा कर दीजिए। सरकारी स्कूल की छत कभी भी गिर सकती है। 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं, 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक ही टीचर है मोदी जी। तो ये झूठा जुमला 15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में, इतना काला धन है, बाद में पलट जाएंगे। 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे हम फ्रेंड्स। तो इस तरीके के जुमले मार के तुम सब लोगों को वापस से अपनी तरफ कर लिया जाता है। इसी को राजनीति कहते हैं। डोंट ब्लेम द प्लेयर, ब्लेम द गेम। मोदी जी को गाली मत दो, उसे सत्ता में रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। He has to do all this, ठीक है? तो तुम इंदिरा को भी गाली मत दो, उसे भी उस समय सत्ता में रहने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। कमी किसकी है? गलती किसकी है? सिस्टम की। सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सब लोगों का असली दुश्मन कौन है? इंडियन जुडिशरी, इंडियन एजुकेशन, इंडियन आपका ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, जो IAS वगैरह ये सब है, और इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो स्तंभ है सारे, जुडिशरी के इस स्तंभों में आपका पुलिस आती है, आर्मी वगैरह ये सब आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में। ये चारों तो वही हैं जो अंग्रेजों के समय भी थे। तो तुम लोगों ने नया क्या उखाड़ा 80 सालों में? झंडे बिछा लो तुम रोडों के ऊपर, बहुत लंबे लंबे हो गए तुम्हारे साथ। तुम्हारे जनरी में एक ट्रेंड चल रहा है ना कि कूल बनना है। तो
डू यू रियली थिंक दैट वी आर इंडिपेंडेंट? ओह माय गॉड, कितनी इंटेलेक्चुअल बात कर दी आपने। आप गुलाम थे आज से 80 साल पहले भी और 1000 साल पहले भी। पहले मुगल कर रहे थे, उसके बाद अंग्रेजों ने किया और अब काले अंग्रेज कर रहे हैं। सो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आप सब लोगों को। जब तक आप जागेंगे नहीं और विद्रोह नहीं करेंगे, नथिंग इज गोना चेंज। सो गुड लक फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी कोशिश करी FCRA बिल लाने की, हमने डिलिमिटेशन पास कराने की भी कोशिश करी, लेकिन विपक्ष ने होने नहीं दिया। अरे जब आपके पास मेजोरिटी थी तो विपक्ष को निकाल बाहर फेंकते संसद से, 4 घुसंडे मार के बाउंसरों से, और बिल पास करा लेते और राष्ट्रपति आपका ये साइन कराते, बिल बन जाता, पास हो जाता, कानून बन जाता। आप ये झूठी तसल्ली क्या दे रहे हो? 2.5 लाख रुपए लगते हैं हर मिनट के, ठीक है? हर मिनट, दिन के 9 करोड़ रुपए लगते हैं संसद चलाने के, दिन के 9 करोड़ रुपए लगते हैं। जब ये संसद का सत्र चलता है, शीतकालीन हो या फिर ग्रीष्मकालीन हो, मानसून हो या फिर समर पमर वाला, स्प्रिंग वाला हो, तो उस संसद भवन को चलाने के 200 करोड़ रुपए लगते हैं। उधर का खाना देखा है तूने? 5 स्टार होटल की टक्कर का होता है, सब्सिडी पे है। ये बड़े बड़े जो नेता हैं, उधर खाने का भी पैसा नहीं देते। और इधर ये लोग काम कितनी देर की है? 15% एफिशिएंसी पे काम होता है तुम्हारी संसदों में। सो ये तुम विश्व गुरु बन गए हो, उसकी पहचान है, ठीक है? तो चलिए, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। ओम नमः के देवाय नमः। सबके स्वामी वही है। चलिए गौतम कीजिए, आप लीजिए ताकि हम कटवा सकें, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ।